वेट लॉस में इंटरनेट पे आपकी अलग ही मोनोपोली है। मतलब इंटरनेट पे कुछ भी देखो, शॉर्ट्स में देखो, पॉडकास्ट में देखो, तो एक ही चेहरा। खाने को इतना ज़्यादा चबाओ कि वो पीने लायक हो जाए और पानी को घूट घूट करके पियो कि चबा चबा के उसे अंदर लेकर जाओ। ये सब जगह बताया गया है, लेकिन ये जिसने भी बताया ना, उन्होंने बड़ा जो लोग डाइट करते हैं ना, चिड़चिड़ापन आ जाता है, काम में मन नहीं लगता, पूरा दिन परेशान रहते हैं, थके थके से रहते हैं। सब जो घर में बनता है ना वो खाओ। और इसमें मज़े की बात क्या है सर, अनहेल्दी को मैं छोड़ने को नहीं बोलता, वो छूट जाता है। 32 बार जो है, मान लीजिए आज से कोई व्यक्ति शुरू कर देता है, तो क्या उसके सारे वेट रिड्यूस हो जाएंगे? मान लो टमी उसको कम करना है, तो इसमें भी कोई प्लान है या एक ही सबके लिए है? आप मुझे जेल करा देना, कोर्ट में मतलब घसीट लेना, अगर ना हो तो आप अपनी ईमानदारी मत छोड़ना। ये जो 5 बातें मैंने आपको बताई ना, सिर्फ 1 हफ्ता करो। 36 आवर्स का जो फास्टिंग है, क्या सही है? वो करना चाहिए? कुछ लोग ना कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबेसी, तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी बकवास है। बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ओजेम्पिक से अपना वज़न कम कर रहे हैं, लेकिन उसका क्रेडिट, क्योंकि वो बोलना नहीं चाहते, लोगों को नहीं बताना चाहते कि हमने ये नेचुरल तरीके से नहीं किया अपना वज़न कम, तो वो क्या कहते हैं कि जी हमने पानी पीने से भी वज़न कम होता है। जैसे खाना धीरे चबा के खाना ना, हम क्या बोलते हैं, अब ये तो ग्लास नहीं है, ये बाई चांस बॉटल है, लेकिन मैं समझाता हूँ। एक तो पीछे वाले दांत आपस में मिले होने चाहिए, वो दांत खुले ना हो, पीछे वाले दांत आपस में मिले हो और मुंह बंद हो हमारा, और धीरे धीरे जैसे चिड़िया पीती है, आराम आराम से पानी अंदर जाए। इस तरीके से मैं एक बार पी के दिखाता हूँ। बिना डाइट, बिना एक्सरसाइज मोटापा दूर करें, आपका वीडियो है सर, मेरा नहीं है। 32 बार चबाएं और वजन घटाएं। मतलब वेट लॉस में इंटरनेट पे आपकी अलग ही मोनोपोली है। मतलब इंटरनेट पे कुछ भी देखो, शॉर्ट्स में देखो, पॉडकास्ट में देखो, तो एक ही चेहरा। एक तो इतने आप सुंदर हैं, एक अलग दिखते हैं, जेम्स बॉन्ड वाली पर्सनालिटी है। तो सबसे पहले ये 32 बार की स्ट्रेटजी क्या है सर? 32 बार सर एक फॉर्मूला है जिसको अंग्रेजी में माइंडफुल ईटिंग कहा जाता है। ठीक है। तो वो इंटरनेशनली उसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। माइंडफुलनेस को लेके भी बहुत बात होती है, लेकिन ये बातें ना सिर्फ थ्योरेटिकल हैं, मतलब सिर्फ बातें हो रही हैं कि माइंडफुल होना चाहिए, उससे ये होता है, उससे वो होता है, करके कोई नहीं दिखाता। हम शायद पहले ऐसे इंसान होंगे जो एक्चुअली प्रैक्टिकली माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करवाते हैं, और वो भी खाने में। माइंडफुली खाना कैसे खाएं, माइंडफुल ईटिंग कैसे करें, खाने में अपना ध्यान कैसे लगाएं, वो हम सिखाते हैं। और केवल खाने पे अपना ध्यान केंद्रित करने मात्र से इंसान का वज़न भी कम होता है और बीमारियां भी ठीक होती है। यही 32 बार है, और यही मैं सब लोगों को बता रहा हूँ बड़े ही सरल शब्दों में। और ये भी सब लोगों को बता दूँ, जो लोग पुराने हैं वो तो सब जानते ही हैं कि पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। कोई डाइट के लिए हम नहीं बोलते कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ खाना, ये ना खाना। जो आपके घर में बनता है, साधारण भोजन जो पूरे परिवार के लिए बनता है, वही सब खाना है। बस धीरे चबा के खाना है, जो तरीका हम बताते हैं उस तरीके से खाना है। और ये जादू हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। एक नहीं, मतलब लाखों लोग ऐसे हैं। मैं अगर ये गिनती करना चाहूँ सर, मैं गिनती नहीं कर सकता। देखो, क्योंकि मेरा मुख्य व्यवसाय ये नहीं है, यूट्यूब मेरा मुख्य व्यवसाय नहीं है, और ना मैं ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेता आजकल, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो गया, तो काम के चलते इंटरेस्ट लेना पड़ता है। और मुझे अच्छा लगता है लोगों तक ये बात पहुँचे, इसलिए इंटरेस्ट लेता हूँ। बट अदरवाइज़ इतना जितना लोग यूट्यूब पे टाइम देते हैं, उतना मैं नहीं दे पाता था। अब देने लगा हूँ, क्योंकि काम बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो अब देने लगा हूँ। बड़ी सरल साधारण बात है कि खाने को धीरे चबा के खाओ, उससे वज़न भी कम होगा, उससे सारी बीमारियां भी ठीक होंगी। सब बुज़ुर्गों ने कहा, जितने भी बुज़ुर्ग हैं सबके सब कहते हैं कि भाई धीरे खाओ, जल्दी मत खाओ, कहते हैं ना। और ध्यान से खाना खाओ। कहीं मतलब आश्रमों में जाओगे तो वहाँ पे मैसेज लिखा होता है कि खाने को पिएं और पानी को खाएं। मतलब खाने को इतना ज़्यादा चबाओ कि वो पीने लायक हो जाए, और पानी को घूट घूट करके पियो कि चबा चबा के उसे अंदर लेकर जाओ। ये सब जगह बताया गया है, लेकिन ये जिसने भी बताया ना, उन्होंने बड़ा कैजुअली बताया। उनको तो शायद इसकी महत्वता पता होगी, लेकिन इतना नहीं बोले जितना मैं बोल गया इस विषय पे। और मैं बोला नहीं,
जिन लोगों को रिजल्ट आए ऐसा करने से, उन लोगों को मैंने आके दिखाया भी लोगों के सामने कि ये देखो, इनको देखो, इनको देखो, किसी का 5 किलो कम हुआ, किसी का 10 किलो, किसी का 15 किलो, किसी का 20, किसी का 25, किसी का 30, 40 किलो तक लोगों के वजन कम हो रहे हैं। बीमारी कौन सी ऐसी बीमारी है जो इससे ना ठीक हुई हो? लोगों का पीसीओडी, थायराइड, कमर का दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, किडनी की समस्या, लिवर की समस्या, हार्ट की समस्या, पिंपल्स की समस्या, यहाँ तक कि लोगों का कैंसर तक ठीक हो रहा है। तो इससे ज़्यादा क्या होगा? मतलब आप ही कह रहे हैं कि जो जितनी बीमारियों के बारे में आपने बताया कि कोई फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में अभी आप नहीं बता रहे हैं, आप किसी एलोपैथ दवाइयों के बारे में नहीं बता रहे हैं, आप केवल 32 बार कि मीनिंगफुल को समझा रहे, उस मीनिंग को समझा रहे हैं। आपने अभी कहा है कि माइंडफुलनेस, यानी आप मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। मतलब भोजन में भी माइंडफुलनेस। देखिए, हमें तो ये पता है कि अभी घर पे जाते हैं, सोफे बैठे, खाना लिया, न्यूज़ लगाया, टीवी लगाया और खा लिया। और खाना अगर हमारे मन का हो तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, फटाफट खाना खाओ। कभी किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं। हाँ, ये पता था कि 32 बार चबा के खाओ, बट आपने जब से फोकस किया उस पे ना 32 बार पे, लोगों को अब समझ में आ रहा है यार 32 बार है, लेकिन विश्वास नहीं हो पा रहा है कि केवल 32 बार से सब कैसे। तो प्लीज थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इन डेप्थ आप टेक्निकल में जाके बताएं कि कैसे होता है ये। सर देखो, ऐसे होता है कि हर किसी को, आप जैसे कह रहे हो ना, घर जाके टीवी देखते हुए खाना खाने की आदत है। अब जो टाइम आ गया, इस समय में टीवी ही देखते हुए खाते हैं लोग, या मोबाइल चलाते हुए खाते हैं, या बातें करते हुए खाते हैं। अगर कोई बात नहीं भी कर रहे तो दिमाग में उनके इतने विचार चल रहे हैं ना, हद से ज़्यादा। तो मैंने ना इस विषय के बारे में, जैसे मैं सब पॉडकास्ट में बताता हूँ कि पहले मैं बहुत भारी था, मतलब मेरा वज़न 96 किलो के करीब था। उस समय मैं देखने में एकदम गोल मटोल लगा करता था। तो मैंने एक ज़माने में अपना वज़न डाइटिंग से भी कम किया, लेकिन जो डाइटिंग से कम किया, जितना कम किया उतना वापस भी आ गया। लेकिन फिर मैंने एक ज़माने में 32 बार का ये जो फॉर्मूला है, इसके बारे में मुझे पता कैसे चला था, संदीप महेश्वरी जी को सब जानते हैं, उन्होंने भी अपना वज़न 32 बार से ही कम किया था। तो उन्होंने एक दिन अपनी वीडियो में बोला कि भाई मैंने ऐसे 32 बार के फॉर्मूला से अपना वज़न कम किया है। और उन्होंने एक किताब के बारे में जिक्र किया कि आई कैन मेक यू थिन, एक किताब है, पॉल मैकेना उसके राइटर है। तो मैंने सेम डे वो किताब ऑर्डर कर दी। और संदीप जी ने कहा कि मैंने वो किताब 3 बार पढ़ी है, मैंने वो किताब 5 बार से भी ज़्यादा पढ़ी होगी, आज भी पढ़ता हूँ। मतलब 5 तो मैं बहुत कम कह रहा हूँ, मैं बहुत बार उसको पढ़ लेता हूँ जब मुझे मन करता है, क्योंकि आज तो अब बताइए उसके बारे में रहे हैं। किताब से बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बारे में जब मैंने उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, पहले ही दिन रिजल्ट आता है। सर देखो, सबसे बड़ा जीवन में मोटिवेटर कौन होता है? अपने खुद के रिजल्ट। आज अगर आप चाहते हो, दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता हो कि मैं फिट हो जाऊं, मेरी बीमारियां चली जाए? हर इंसान चाहता है कि मैं फिट हो जाऊं, मेरे कपड़े पहनूं तो अच्छा लगूं, हैंडसम दिखाई दूं, या महिलाएं चाहती है सुंदर दिखाई दूं, शेप में दिखाई दूं। राइट। तो वो सब चाहने के लिए मैं ये कहता हूँ, सिर्फ एक ट्राई दे दो आज। मैं किसी से कोई पैसे तो नहीं मांग रहा ना, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मुझे ये पैसे दे दो, मेरा ये कोर्स खरीद लो, मेरा ये सामान खरीद लो, कुछ भी मत खरीदो। आप अभी लंच करो, डिनर करो या ब्रेकफास्ट करो, जो भी खा रहे हो, एक बार छोटे टुकड़े करो उसके। मैंने इसको ना स्टेप्स बना दिए। इसके पहले जो किताब में पढ़ा था, अब क्योंकि 7 साल हो गए लोगों को समझाते समझाते, इतने सालों में ना ये पता चल जाता है कि इस तरीके से करो तो ये अच्छे से काम करेगा। छोटे छोटे इतने सारे स्टेप्स बना दिए कि जो भी निवाला मुंह में जाए उसे तब तक चबाओ जब तक कि वो पानी ना बन जाए। जैसे ही पानी बने फिर उसे अंदर गटक जाओ। खाना खाने का समय देखो कितना समय लगता है। खाना खाने में कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए। और खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। अब कोई कहेगा कि ये 5 बातें तो हमें याद भी नहीं रहेंगी जो आपने बताई हैं, तो मैं ये कहता हूँ एक बात तो याद रह जाएगी, छोटे टुकड़ा करना याद रह जाएगा। आज आप जब घर जाओ ना चंदन जी, तो जब आप घर जाओ तो छोटे टुकड़े करना खाने के। मतलब टुकड़े, रोटी छोटा टुकड़ा लेना। हाँ, रोटी खाओ या चावल खाओ। मान लो रोटी खा रहे हो तो ये जो अंगूठे का नाखून होता है ना, इसके बराबर टुकड़े करने हैं। एक रोटी के कम से कम 30 से 35 टुकड़े होने। वैसे अभी आप जब खाते हो तो आपको कुछ आइडिया है कि एक रोटी के अंदाज़ा कितने टुकड़े कर लेते हैं? 4 टुकड़े में ख़त्म हो जाता है। 4 टुकड़े में एक रोटी ख़त्म हो जाती है। मतलब हम जो 32 बार सिखाते हैं ना, हमारे साथ जो भी इंसान कुछ हमारी वीडियो देख लेता है,
15 टुकड़े से कम तो कोई भी नहीं खाता, 15 टुकड़े तो मिनिमम करते हैं जो लोग 32 बार। अब कोई कहेगा कि इतने छोटे टुकड़े मज़ा नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, आपने देखा हो कई बार, जैसे रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, वो इतना बड़ा टुकड़ा होता है ना, तो उसमें सब्जी लगेगी भी नहीं, वो ठीक से बनेगी भी नहीं, चम्मच उसकी बनानी पड़ती है ना। हम उसका एक फोल्ड कर देते हैं, फिर ढंग से चम्मच नहीं बनती तो दूसरा फोल्ड भी कर देते हैं, फिर चम्मच बनाते हैं। होता है ऐसा, उसको फोल्ड पे फोल्ड पे फोल्ड। हमें लगता है कि खाना तो खाया ही है, बस अभी तो 4 बाइट ही खाए हैं, एक रोटी में 4 ही बाइट तो खाया आपने, 4 टुकड़े किए हैं। तो फिर हमें लगता है कि यार अभी तो और ज़रूरत है खाने की। आप अच्छा ये बताओ, वज़न कम करना है तो सर क्या करना होता है? अगर किसी को भी, छोड़ दो 32 बार को, छोड़ दो हर चीज़ को, आप मुझे बताओ वज़न कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर जो हम जैसे लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने देखा है, हाँ पहले तो ये है कि जब गांव में थे तो ये पता था कि दवाइयाँ लो, हाँ वजन कम होगा। हाँ, अगर वेट ज़्यादा है, आपको बढ़ाना है या घटाना है। ठीक है, फिर पता चला है कि डाइट फॉलो करो आप। ठीक है, मॉर्निंग में आप कुछ गुनगुना पानी लो, हाँ कुछ सैलेड लो, हाँ ठीक है, खाना टाइम पे खाओ, आपका टाइम फिक्स होना चाहिए, हाँ मसाले मत खाओ, सादी सब्जियां खाओ, ठीक है। वेट लॉस में यही था कि डाइट पे फोकस करो। हाँ, डाइट पे फोकस करो, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो डाइट क्या होती है? वो डाइट होती है कैलोरीज जो हम ऊपर से खा रहे हैं ना, उसको कम करने का ही मकसद होता है। हाँ हाँ, अगर तो जो हम कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो वजन थोड़ा ही कम होएगा। जो भी इंसान जितना खाना खा रहा है उसी तादाद में उतना ही खाना खा, जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो वजन नहीं कम होगा, दवाई से थोड़ा ही वजन कम हो जाएगा। और डाइट का मतलब यही होता है, जब किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास, डाइटिशियन के पास या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये कहता है कि अपने खाने की मात्रा को कम कर दो। ऐसा ही होता है। न्यूट्रिशनिस्ट कहती है कि एक रोटी खा लेना। आपने अगर कभी डाइट बनवाई हो, मैंने तो क्योंकि एक बार बनवाई है, तब तक मैं 32 बार को नहीं जानता था, तो वो ये कहेगी कि एक रोटी खानी है, उसके साथ थोड़ी सी दाल की एक कटोरी ले लेना। और उस समय होता क्या, खाने की स्पीड वही रहती है, जैसे आपने कहा ना 4 टुकड़े करते हैं हम, एक रोटी के 4 टुकड़े करेंगे और 4 बाइट अंदर चली गई, तो बंदा कहेगा यार ये तो मैंने कुछ खाया ही नहीं आज। दिमाग में इतने विचार चलेंगे, सिर्फ खाने के बारे में सोच चलती है, और उसको बोलते हैं स्टारवेशन। हम एक स्टारवेशन मोड में आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। जो लोग डाइट करते हैं ना, चिड़चिड़ापन आ जाता है, काम में मन नहीं लगता, पूरा दिन परेशान रहते हैं, थके थके से रहते हैं। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं, कैलोरीज कम कराना है डाइटिशियन को, तो खाना कम कराना है बेसिकली, तो वो खाना आपका कम करवा देती है। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर आपसे 10 रोटी खाई जाए ना तो 10 खा लेना, लेकिन खाना उस तरीके से जैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि आपसे 10 तो क्या, एक भी नहीं खाई जाएगी, खाई ही नहीं जाएगी। आप आज अगर छोटे टुकड़े करोगे ना, जितने छोटे, कई लोगों को ये वहम होता है कि जितने छोटे टुकड़े करेंगे तो भूख, वो स्वाद थोड़ा ही आएगा। हाँ। इतने छोटे टुकड़े में क्या मज़ा आएगा। लेकिन चंदन जी, असली मज़ा इसी में है। ज़िंदगी का मज़ा इस बात में नहीं है कि मैं तेज़ बाइक चलाता हूँ, ज़िंदगी का मज़ा इस बात में नहीं है कि मैं बढ़िया महंगी जीन्स पहनता हूँ, इस बात का नहीं है कि मैंने वो फला मूवी देख ली, इस बात का नहीं मैंने दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी ली। ज़िंदगी का मज़ा इस बात का है कि मैंने अपने घर के खाने में एन्जॉयमेंट देख ली। आपको पता है चंदन जी, जितना स्वादिष्ट घर का भोजन होता है ना, पूरी दुनिया में इतना स्वादिष्ट कुछ भी नहीं होता। ये ना, वैसे देखो क्या है, एक बात हो जाएगी जर्नली अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, एक पब्लिक बात हो जाएगी कि घर का खाना बड़ा स्वाद होता है। अरे नहीं भैया, वो सच में स्वाद है, वो सच में ही स्वाद है। जब उसके छोटे टुकड़े तोड़ के खाओगे ना, मैं कहता हूँ आपको ताज होटल का खाना इतना टेस्टी नहीं लगेगा जितनी घर की एक मूंग की दाल और रोटी साथ में खाओगे ना, और छोटा सा प्याज का टुकड़ा उसके साथ ले लो। इतना मेरे मुंह में पानी आने लगा सर अभी उसके बारे में चर्चा करते हुए। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े 30 निवाले करके अपनी प्लेट में रख लो। अजीब लगता है ये, लेकिन इतना सा काम भी कोई कर देना, सिर्फ छोटे निवाले कर ले तो भी वजन कम हो जाए। अगर इसके साथ दूसरे स्टेप पे भी चले जाओ कि जो उसको हर निवाले को मुंह में पानी बनाने वाला 32 बार का फॉर्मूला, हम इसे इसीलिए कहते हैं। मैं पहले ये बोलता था कि मुंह में 32 दांत है ना, तो कम से कम 32 बार तो चबाओ हर निवाले को, एक बार तो एक दांत को इंपॉर्टेंस दो भाई, एक मौका तो दो एक दांत को एक बार चबाने का उसको। तो हम कहते हैं 32 बार। फिर हम थोड़ा और आगे क्यों चले, लोग हमें आके बताते थे, जब मैंने इस फॉर्मूला के बारे में पहली बार, मैं पहले ना ये सब वीडियो नहीं बनाता था, ये जो वेट लॉस के ऊपर मैं वीडियो, मेरा पहले चैनल था मोटिवेशनल चैनल,
सब्सक्राइबर थे सिर्फ 400 या 500 ऐसे ही सब्सक्राइबर थे मेरे, बस इतने से। और मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब से कभी पैसा भी आता है या इतने सब्सक्राइबर, इतने लोग जुड़ जाएंगे, मेरे को कभी कुछ ये नहीं पता था। मुझे बस थोड़ा बहुत ज्ञान था मोटिवेशन का जीवन में, तो वो मैं अपने चैनल पे एक वीडियो बनाता था, छोटी कहानी बड़ी मोटिवेशन करके ऐसे वीडियो बनाता था। तो जब मेरा खुद का वज़न कम हुआ, मैंने किसी को एक दिन इस विषय के बारे में मैं फ़ोन पे अपने दोस्त को समझा रहा था कि भाई ऐसे ऐसे धीरे चबा के खाओ, वज़न कम होता है। जैसे अभी हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं ना, शायद इससे भी ज़्यादा मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई होगी। तो कभी कभी आप जब किसी विषय पे अच्छा बोलते हो ना, तो आपको खुद से आवाज़ आती है कि यार तूने आज बहुत अच्छे से समझाई ये बात। जैसे आप अपने क्लाइंट्स को कभी समझाते होंगे, आपको पता चल जाता होगा कि आज मैंने इसको अच्छे से समझाया। तो मुझे उस दिन रात को ना ठीक से नींद नहीं आई, क्यों, मैं करवटें बदलता रहा और मैं सोचता रहा ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात पे तो किसी ने भी नहीं इतना बोला होगा जितना अच्छा तूने बोल दिया आज उस अपने दोस्त को। चैनल तो तेरा है ही है, तो इसमें मोटिवेशन की बजाय एक वीडियो इस पे भी बना। तो मैं सुबह जैसे ही उठा, मैंने नहाया ना धोया ना ब्रश किया, कुछ भी नहीं, मैंने अपने ट्राइपॉड पे अपना मोबाइल लगाया और जो टी शर्ट पहनी थी सोते समय उसी में बस हल्की सी कंघी की मैंने और मैं वो वीडियो बना दी मैंने। वो वीडियो वायरल होगी सर, वो मिलियंस में चली गई वो वीडियो। और वो वीडियो आज भी है मेरे चैनल पे, जो सबसे पहली वीडियो थी, वेट लॉस मोटिवेशन मैंने उसका नाम रखा था। ईयर 2018 में वो वीडियो मैंने तब बनाई इतने थी। सारे इंटरनेट पे कोच भी नहीं थे। नहीं थे। ठीक है, फिटनेस के। लेकिन उस समय भी ना वेट लॉस की ये फर्जी वाली वीडियोस बहुत बनती थी, जहाँ क्लिक बेट्स का यूज़ होता था। बहुत सारे थे कि जो कहते थे कि ये चूरन खा लो, रातों रात पेट पे विक्स लगा लो, रातों रात आपका वजन, मतलब बेवकूफ़ बनाने वालों की कमी उस समय भी नहीं थी जो चारों तरफ थे। उस समय जियो भी इतना क्रांतिकारी, जियो तब आया नहीं था, जियो बाद में आया, कोविड के टाइम आया, तब जियो भी नहीं था, तो देखने वाले भी इतने नहीं थे। तो जब जियो नहीं था उस समय वीडियो अगर मिलियन में गई है तो इट मीन्स कुछ था उस वीडियो में। तो वो वीडियो सच में बहुत अच्छी थी। और मुझे क्या, क्योंकि मुझे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि इतने लोगों तक पहुंचेगी, मुझे तो ये था कि चाहे एक को भी मिले लेकिन किसी का भला तो हो, जैसे मैंने अपने दोस्त को बताया। तो वो वीडियो जब मिलियंस में पहुंची, मैंने उस वीडियो के नीचे अपना व्हाट्सअप का नंबर भी दे दिया था कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। मुझे क्या पता था कि यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो व्हाट्सएप पे ना मैसेज आने शुरू हुए बहुत सारे, कुछ ही दिन के बाद, मतलब ये समझो 10-15 दिनों के बाद मुझे बहुत सारे मैसेज आने शुरू हो गए। और 10-15 दिनों में लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि भैया हमारा 5 किलो वज़न कम हो गया आपकी वजह से। अच्छा। कईयों ने ये कहा हमारा 10 किलो वज़न कम हो गया 15 दिन में। तो मैं इतना हैरान हुआ, तो मैं जैसे आपने अभी कहा ना अच्छा, तो मन में मैंने भी ऐसे कहा अच्छा मेरी बातों से वज़न कम हो गया। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा 15 दिन में 15 दिन में 10 किलो वज़न कम होना, ये इमेजिन के बाहर थी, मेरे लिए भी ये बात थी। लेकिन अब सामने वाला बोल रहा है तो मैं उसको ये थोड़ी कहूँगा कि आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा अच्छा हुआ होगा, लेकिन अभी विश्वास मेरा भी इतना पक्का नहीं हुआ था कि इतनी तेज़ी से इतना वज़न कम होता है। फिर मैंने लोगों से ना वीडियोस मांगनी शुरू की और मैंने उनसे ना वो कमेंट जो थे उनके, वो कमेंट मैंने अपने चैनल पे वीडियोस में दिखाने शुरू किए। और लोगों ने मेरे से ना उसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे मांगने शुरू किए, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी। और जो अनुराग ऋषि जी को आप जानते हो, तो अनुराग ऋषि जी मेरे गुरु भी हैं, बड़े भाई भी हैं। तो मैं पुराने से उनको जानता हूँ, बहुत पहले से उनको मैं जानता हूँ। तो अनुराग जी उस समय ऑलरेडी यूट्यूबर थे, उनके 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर थे। तो उनसे बात मेरी होती रहती थी। मैं यूट्यूब के चलते नहीं, उनको पहले से ही जानता हूँ, यूट्यूब से भी पहले। तो मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे वीडियो बनाई है। तो उन्होंने कहा स्वीकार। तब वो हेल्थ पे वीडियो बना रहे थे उस टाइम पे? नहीं, वो हेल्थ पे नहीं बनाते थे, सेल्स और हाँ, तब वो सेल्स मार्केटिंग इस तरीके के टॉपिक्स पे वीडियो बनाते थे। और उन्होंने मेरे को कहा कि स्वीकार जी आपकी ये वीडियो अच्छी वायरल हुई है, तो अब आप इस टॉपिक के अराउंड वीडियोज़ बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं बनाता हूँ, अच्छी बात है। तो मुझे इस विषय पे नॉलेज तो थी। अब लोग मेरे से इतने सवाल कर रहे थे कि ये पीसीओडी क्या होता है, ये पीसीओडी कैसे ठीक होगा, हमारी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, ये सब सवाल मेरे से ज़्यादातर महिलाएं देख रही थी वीडियो को, पता नहीं क्या बात थी, महिलाएं देख रही थी। तो फिर अब मैं, क्योंकि एक लॉयर हूँ पेशे से, तो मैं वकालत की किताबें, हम आज भी हमें कोई किसी केस का रेफरेंस लेना होता है तो आज भी हम वकालत की किताबें सारी ज़िंदगी पढ़ते ही रहते हैं। हम अपनी लाइब्रेरी में जाते हैं, ये किताब इशू कर दो, ये कर दो, वहाँ से किताबें ही पढ़ने का काम करते हैं। तो मुझे पढ़ने की आदत तो थी, लेकिन ये साइंस के विषय मैंने नहीं पढ़े थे। ये 10वीं कक्षा तक ही पढ़े थे। 10वीं के बाद हमारे पास ना बायोलॉजी थी ना साइंस थी, तो हमने छोड़ दिया पढ़ना। तो अब मेरे को मौका मिला दोबारा से पढ़ने का। आज तो कोई भी पढ़ ले, चैट जीपीटी पे सब कुछ है, लेकिन उस ज़माने में चैट जीपीटी भी नहीं था। 2018 में
तब एक हेल्थ लाइन करके, आज भी है वो वेबसाइट, यूएस की बहुत बड़ी वेबसाइट है हेल्थ लाइन करके, उस पे हर विषय में बड़ा डीप में लिखा होता था कि ये क्यों होता है, पीसीओडी क्यों होता है, सी सेक्शन डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन क्या है, फैट्स क्या है, कार्ब्स क्या है। मैंने इन सब विषयों को पढ़ना शुरू किया और मुझे बड़ा आनंद आने लगा सर इस विषय में ना, मतलब एक अंदर से उत्सुकता जागती है, ऐसे मुझे मज़ा आने लगा। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। लोग पूछते थे मेरे से सवाल, अब किसी को ये कहने की बजाय कि मुझे नहीं आता तो पढ़ ले भाई, इससे अच्छा वो भी डॉक्टर भी तो पढ़ के ही बताएगा। मैंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ के लोगों को वो ज्ञान बताना शुरू किया। तो मैं जैसे जैसे बताता गया लोगों को और फ़ायदा होता गया और फ़ायदा होता गया। फिर वीडियोस इस टॉपिक पे रेगुलर बनाने के बाद एक समय ऐसा आया, एक दिन मुझे याद है मैं अपनी छत पे वॉक कर रहा था, तो वॉक करते करते अचानक इंस्टाग्राम पे मेरे उस समय होंगे करीब 2 या 3 हज़ार फॉलोअर्स थे, क्योंकि ये वीडियोस वायरल हो गई थी। 2 या 3 हज़ार फॉलोअर्स थे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार लाइव आके देखते हैं। मैं कभी लाइव नहीं आया था इंस्टाग्राम पे, तो मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया और मुझे याद है कि लाइव में एक लेडी आई, मुंबई से थी वो, और उनका ना 30 किलो वज़न कम हो गया। तो मैंने लाइव में बात की उनसे, तो जैसे मोदी जी डरते हैं ना इंटरव्यू से, ऐसे हम भी डरते थे कि कोई लाइव में कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले जो हमें आता ही ना हो। तो शुरू में होता है, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं था ना इस विषय के ऊपर, मेरे को शुरू में मुझे भी डर था। तो लेकिन उस समय जब मैंने उनसे बात की ना, लोग बात करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो लेडी जिन्होंने मुंबई से मेरे से बात की, उनका 30 किलो वज़न गया था। तो मैं बड़े डाउटफुल नज़रिए से, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बातों से इनका 30 किलो वज़न कम हुआ, कि मैं उनसे बड़ा डाउटफुल होकर पूछ रहा था, अच्छा, जैसे अभी आप अच्छा कर रहे हो, मेरे मुंह से बार बार ऐसे निकल रहा, अच्छा जी, मैं बार बार आज भी मेरे मुंह से निकलता है अच्छा जी, क्योंकि मुझे लगता है लोग ये मुझे क्रेडिट देते हैं कि सर आपकी वजह से, और मैं मोदी जी की तरह करता हूँ। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे सच में नहीं, क्योंकि मैं नहीं कर रहा यार कुछ भी। परमात्मा की कोई मर्जी है, वो ये चाहता है कि ये पूरी दुनिया तक पहुंच जाए ये बात, ये जो धीरे चबा के खाना, क्योंकि लोग भूल गए, कोई किसी ना किसी तरीके से तो वो बताएगा ना लोगों को, और वो ऐसा तो है नहीं वो खुद प्रकट होगा, किसी के शब्दों में ये बात डाल देगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान मेरे में आ गया, मैं ये कह रहा हूँ हर इंसान में भगवान है। वो भगवान कब किस में जाग जाता है वो बात को लेके, तो इस बात को लेके, केवल इसी बात को लेके 32 बार को लेके उसने मेरी वाणी में शायद विराजमान हो गया है, इस बात को लेके कि इस बात का प्रचार प्रसार हो। तो वो लेडी ने जब मुझे बताया, वो इंस्टाग्राम में क्या ऑप्शन होता है, जैसे ही आप उसको एंड करते हो लाइव को, तो एंड करने के बाद वहाँ ऑप्शन आता है कि आप इसे रखना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो। मैंने कहा रखना चाहेंगे, इसमें क्या बुरी बात है। तो मैंने 2-4 लोगों से बात की थी, जिनसे भी बात की थी सब पॉजिटिव बातें कर रहे थे। फिर मैंने वो क्लिप वहाँ से काट के इंस्टाग्राम से, अपनी भी और उनकी भी, इंस्टाग्राम में ऊपर नीचे आती है लाइव में, मैंने एक लेफ्ट में एक राइट में लगाया, उसको मोबाइल से ही एडिट, तब तक मेरे पास एडिटर भी नहीं था, मैंने उसको एडिट करके और वो मैंने अपने यूट्यूब पे डाला। उस वीडियो पे अभी भी लाखों में व्यूज़ हैं। वो जो मैंने वो इंस्टाग्राम पे तो है ही है, यूट्यूब पे भी वही वीडियो जब मैंने यूट्यूब पे डाली तो उस पर लाखों व्यूज़ हैं। मुझे लगा यार ये तो बढ़िया चीज़ है, तो मैंने लोगों को और बताना शुरू किया और इंटरव्यूज़ लेने शुरू किए। तो जब इंटरव्यू लेने शुरू किए ना सर, मेरे ज्ञान चक्षु और ज़्यादा खुल गए। सवाल आ रहे थे, अपना पेन डिस्कस कर रहे थे, रिजल्ट डिस्कस कर रहे थे। रिजल्ट्स जब बताते थे ना लोग, तो मैं उनसे पूछता था कि कैसे, कितने बजे, क्या खाया, क्यों खाया, और क्या करते हो, और कोई दिक्कत तो नहीं आई, क्या क्या बीमारियां ठीक हुई। तो जब 2-4-3 केस ऐसे जो आपको बड़ा शॉक लगा कि यार सर, जैसे एक इंटरव्यू मैंने डाला था, सैनी साहब, राहुल सैनी जी हैं, तरावड़ी से, करनाल के पास ही पड़ता है। तो वो राहुल सैनी जी का जब मैंने डाला तो उनका भी करीब 30 किलो उनका भी वज़न गया था। और वो मेरे को ये कहते सर आप कुछ भी ना कहो, लेकिन आपने मेरे तो 2.5 लाख रुपए बचाए हैं। मैंने कहा कैसे बचाए हैं मैंने 2.5 लाख रुपए आपके? कहते सर मैं बायोरेट्रिक सर्जरी के लिए चला गया था, बस मैं कराने ही वाला था, आपकी वीडियो सामने आ गई। और वो बंदा ऐसा हैंडसम डूड लग रहा था सर, जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया एकदम हैंडसम हो गया था। पहले उसने अपनी पुराने वाली उन्होंने भेजी मेरे को अपनी फ़ोटो, और वो बाद वाली जो भेजी, ज़मीन आसमान का अंतर सर। कितने टाइम में? उनका
एक महीने के अंदर हो गया था, ये 3 महीने के अंदर चला गया था इतना वजन। और यहाँ तक कि सर एक डॉक्टर हमारे साथ ऐसे भी थे जिनका 21 दिन में 17 किलो वजन कम हो गया था। 21 दिन में 17 किलो, वो वीडियो है मेरे चैनल पे। मतलब मुझे अभी भी ना, मैं एक मायावी दुनिया में मुझे लग रहा है कि मैं भी हूँ। 15 दिन 10 दिन में हाँ। मतलब ना कोई दवा ना कुछ, बस खाने के तरीके को चेंज करके, जो कि आप ये भी नहीं बोल रहे हैं कि मसाला छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, मतलब जो आप खाना खाते हो वो खाओ, या उसमें कुछ रेमेडीज हैं? नहीं, मैं सब जो घर में बनता है ना वो खाओ। और इसमें मजे की बात क्या है सर, अनहेल्दी को मैं छोड़ने को नहीं बोलता, वो छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है, मैं नहीं बोलता, ये प्रकृति छुड़वा देती है। प्रकृति गलत चीज़ों को बर्दाश्त ही नहीं करती, प्रकृति अपने आप छुड़ा देगी। क्योंकि मेरे को किसी ने कमेंट करके एक दिन ये बात बोली, कहते सर मैं ना मैगी खाने का बड़ा शौकीन था, मैं मैगी बहुत खाता था, लेकिन जब से मैंने ये 32 बार किया ना तो मुझे ये समझ में आया ये कच्चा मैदा मैं क्यों खा रहा हूँ। और हम अब क्या करते हैं, अब हम चैलेंजेस लेके आते हैं अपने चैनल पे। चैलेंजेस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो थोड़े से, मैं ये कहूँ कि उनको जब तक हंटर नहीं पड़ता ना तब तक वो काम नहीं करते। उनको चाहिए कि कोई बंदा हमारे से ना रिपोर्ट मांगे कि बताओ क्या किया। बहुत सारे लोग तो हैं जो खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हैं, उन्होंने एक बार मेरी वीडियो देखी बस फिर वो लग जाते हैं काम करने पे। तो वो ऐसे भी लाखों लोग हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको हंटर चाहिए कि मेरे से रिपोर्ट मांगो कि भाई क्या किया, कितने बजे किया। तो उन लोगों के लिए हम चैलेंजेस लेकर आते हैं। चैलेंज में मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी थाली लेके बैठ जाता हूँ सामने और उनको भी कहता हूँ तुम भी थाली ले आओ। जूम पे आता हूँ, जूम पे 300-500 लोग जितने आ सकते हैं वो इकट्ठे आ जाते हैं। उसके बाद जैसे उसकी कैपेसिटी फुल, मतलब फ्री में या पेड है? चैलेंजेस पहले तो फ्री होते थे, लेकिन अब पेड होने लगे। पेड भी क्या है, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग आती है सर उसकी ना, हम जूम वालों सर्वर कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, बहुत चीजें हैं। मतलब मैंने देखा जब हमारा खर्चा भी ना महीने का लाखों में होने लगा इस चीज़ को लेके, तो फिर मुझे लगा कि लोगों से पूछना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा क्या 10 रुपये रोज़ के ले लें चलेगा? तो लोगों ने कहा सर 10 तो क्या, आप 1000 भी मांगोगे हम वो भी दे देंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो मेरी कॉस्टिंग है ना मैं सिर्फ उतना लेना चाहता हूँ। 10 रुपये रोज़ के हिसाब से हमने 300 रुपये का एक महीने का, उसमें सर मैंने इतनी वैल्यू दी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। जो चैलेंजेस हमारे आते हैं ना, मैं दिन में 3-3 बार लाइव आता हूँ 1 घंटे के लिए। 1 घंटा सुबह योग क्लास है हमारी 7 से 8, फिर उसके बाद 9 से 10 और फिर शाम को 4 से 5, 3 बार दिन में लाइव आता। और तीनों बार उसमें क्या होता है, सिर्फ ये नहीं है कि मैं बस बैठा हूँ, उसमें मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, नए नए ट्रिक्स बता रहा हूँ कि ये ट्रिक अप्लाई करोगे तो हो जाएगा, ये करोगे तो हो जाएगा। हर बार कुछ नया सिखा रहा हूँ। तो इतना कंटेंट था, लोग लास्ट में बोलते थे कि सर आप इसके अगर 3000 भी चार्ज करोगे ना तो भी हम खुशी खुशी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं बार बार समझाता हूँ इस बात को, ये जो मैं बता रहा हूँ ना सर, ये एक धर्म की बात है, हिंदू धर्म नहीं, मुस्लिम का धर्म नहीं, जैन का नहीं, सिख का नहीं, ईसाई का नहीं, सार्वजनिक धर्म होते हैं ना जो होते हैं सार्वजनिक। क्या सार्वजनिक का मतलब क्या हुआ? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये क्या है? ये संप्रदाय हैं, एक तरीके की बातों को मानने वाले संप्रदाय। धर्म होता है जो सब पे समान रूप से काम करे। जैसे आग का धर्म है जलाना, वो हिंदू को भी जलाएगी, मुस्लिम को भी जलाएगी, सिख को भी जलाएगी, पारसी को भी जलाएगी। पानी का धर्म है शीतलता देना, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समान को शीतलता देगा। उसी प्रकार से 32 बार भी जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, गाँव में हो, शहर में हो, सब पे समान। तो धर्म सिखाने के कोई क्या पैसे ले और कोई क्या दे, नहीं लिए जा सकते, नहीं दिए जा सकते। ये तो वो मैंने उनको कहा कि जो आप कंफर्टेबली कर सकते हैं वो ये करें। क्योंकि हमारा भी, क्योंकि जैसे आपको भी पता होगा, अगर वाटी की आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या कोई भी ऐसा पेड सॉफ्टवेयर लेते हैं, उस पर एक मार्केटिंग मैसेज भेजने के 91 पैसे लगते हैं। तो वो दिन में कितनी बार आपको मैसेज भेजना है उन लोगों को, तो ये सब खर्चा लगता है। इसीलिए हमने उनसे, अदरवाइज हमारी इच्छा इस विषय से पैसा कमाने की कभी भी नहीं रही कि हम इससे पैसा कमा के धनाढ्य बच जाए, ऐसा कुछ नहीं। 10 रुपये सर ना कुछ नहीं होता। आप तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ना, हाँ, जोड़ो तो वो भी प्रॉपर ढंग से नहीं है, क्योंकि पर आवर का एक कॉस्ट भी तो है, टाइम कॉस्ट है, उसका कॉस्ट है। एनीवेज, तो यानी कि आप खाना खाते हैं, हाँ, और लाइव ये बताते हैं आप। लाइव में उन लोगों को ये सिखाता था। तो उसके बाद जब लोगों ने उस लाइव में जो रिव्यूज़ दिए ना सर, लाइव के लास्ट में मैं एक पोल डालता हूँ जब ये मैं चैलेंज हमारा कंप्लीट होता है। तो चैलेंज में अभी तक जितने भी चैलेंजेस आए ना सर, 98% यूट्यूब पे जो पोल का ऑप्शन होता है ना, वो पोल डाल के हम पूछते हैं कि चैलेंज में जो लोग आए हैं उनमें से क्या रिजल्ट रहा आप लोगों का। तो 98% लोग बोलते हैं कि सर हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ।
उसमें ऑप्शन भी देता हूँ, मैं ये भी पूछता हूँ कि चैलेंज में आने से मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, या मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बकवास था। ये मैं ऐसे लिखता हूँ स्पष्ट तौर पे। सही कहा। तो जहाँ पर ये आता ना मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, तब मुझे पता चलता है कि यार ये चीज़ कुछ और है, और ये कराने वाला मैं नहीं हूँ, ये कराने वाला ईश्वर कोई और है। लोग मुझे क्रेडिट देते हैं दिन रात के, सर आपकी वजह से हो रहा है। अगर मेरे वश में हो, मैं ही क्रेडिट लेने वाला हूँ इसका, तो मैं तो जन जन तक 1 सेकंड में ना पहुंचा दूं। उसकी कोई मर्जी है कि इस स्पीड से जाएगा, इस दिन जाएगा, ये लोग इसका प्रचार करेंगे, उसकी कोई मर्जी है। एवरीथिंग इज प्लान। हाँ, तो ये धर्म की बात है सर, धीरे चबा के खाना, यही हम लोगों को सिखा रहे हैं। तो अब जैसे कि जब हम लोग देखते हैं अपनी आंखों से इंटरनेट पे, सो वेट के अपने अलग अलग कैटेगरीज हैं। टमी वेट है, मसल वेट है, अलग अलग वेट है। तो 32 बार जो है, मान लीजिए आज से कोई व्यक्ति शुरू कर देता है, तो क्या उसके सारे वेट रिड्यूस हो जाएंगे? मान लो टमी उसको कम करना है, तो इसमें भी कोई प्लान है या एक ही सबके लिए है? चंदन जी, क्या होता है, वेट जो बढ़ता है ना किसी का भी, जैसे कोई कह रहा है मेरा टमी पे ज़्यादा है, मेरा हिप्स पे ज़्यादा है, जो भी किसी के शरीर में वीक स्पॉट होता है ना, वहाँ पे ये बढ़ता क्यों है? जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर कैलोरीज हैं। कैलोरीज होती हैं एनर्जी, मतलब आपको ये हाथ हिलाने के लिए कैलोरी चाहिए, पलके झपकने के लिए कैलोरीज चाहिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए कैलोरीज चाहिए, ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है उसके लिए कैलोरीज चाहिए। तो आपने खाई 4 रोटी, तो आज हमारी दिनचर्या इस प्रकार की है कि हमारे शरीर को ज़रूरत थी सिर्फ 1 रोटी की, तो वो जो बची हुई 3 रोटियों की जो कैलोरीज हैं उसको शरीर क्या करता है कि जहाँ पे वीक स्पॉट है उस स्पॉट पे जमा कर देता है। क्यों जमा कर देता है? मान लो आप नौकरी करते हो, 1 लाख रुपए महीना आपकी तनख्वाह है, और आपके घर का खर्चा है सिर्फ 60,000 रुपये, तो 40,000 रुपये आप क्या करोगे? बैंक में जाके FD करा दोगे। क्यों करा दोगे? जब इमरजेंसी आएगी तब इसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही ये जो फैट होता है, ये जो चर्बी होती है, ये एक FD है, और ये जो जिसके पेट पे जमा हो गया उसका वो पेट बैंक है। कई महिलाओं को हिप्स पे बहुत ज़्यादा फैट होता है, कईयों को थाइज पे बहुत ज़्यादा होता है, कईयों को बाजुओं पे बहुत ज़्यादा होता है, किसी को बैक पे बहुत ज़्यादा होता है, किसी के लव हैंडल्स निकले होते हैं यहाँ साइडों से। तो वो हैं उनके वीक स्पॉट्स, वो ऐसी जगह है जहाँ पे फैट की FD हो जाती है। लेकिन जब भी किसी का वज़न कम होता है तो ये याद रखना, जो वीक स्पॉट होता है उसका नंबर आता ही आता है। मतलब उसको ये कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपना बेली कैसे कम करूं, मैं बाजुओं का कैसे, कहीं भी फैट होगा शरीर में, कहीं पे भी जो एक्सेस फैट है वो इससे जाना शुरू हो जाएगा। और जैसे कई वीडियोस के अंदर थंबनेल आपने देखा होगा ना, मोम की तरह पिघलेगा, ऐसे मोम की तरह पिघलता है यहाँ पे भी। वो क्यों पिघलता है? क्योंकि बाहर से हम उसको ज़्यादा दे नहीं रहे, तो अब उसको जो ज़रूरत है ऊर्जा के लिए वो जमा हुआ, वो एमरजेंसी वैसे नहीं आती कभी भी चंदन जी, क्योंकि हम 4 रोटी हर रोज़ दे रहे हैं, तो इमरजेंसी का अवसर ही नहीं देते शरीर को। जब बाहर से खाना कम दोगे तभी तो वो ढूंढेगा अंदर कहाँ है। ये ऊर्जा है, ये कोई भाप बन के तो उड़ने से रहा फैट, ऐसा तो है नहीं कि भाप बन के उड़ जाएगा हवा में। इसको जलाना पड़ेगा, और ये जलेगा कब? जब इसकी नीड आएगी ना, कि हमारा शरीर तो काम उतना ही कर रहा है, फिर इसकी नीड निकल के आती है। और इसको एक तरीके से और मैं समझाऊं, मैंने आज भी एक मैं पॉडकास्ट में गया था, वहाँ भी मैंने ये उदाहरण दिया था। 2 फैक्ट्री के मालिक हैं, एक फैक्ट्री के अंदर जो काम चल रहा है ना, वो वर्कर कहते हैं कि बाबूजी हम काम बहुत अच्छा करते हैं, आप हमें माल टाइम पे नहीं देते, रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं देते, रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो आप हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ा के दे दें। तो मालिक कहता कोई बात नहीं बच्चों, तुम्हारी ये मैं प्रॉब्लम दूर करता हूँ, मैं तुम्हारे को रॉ मटेरियल की कमी नहीं होने दूंगा। अपने परचेज़ वाले MD को बोलता है कि भाई दबा के परचेज़ कर, और इनके पास माल की कमी नहीं होनी चाहिए। परचेज़ उस पे अपने परचेज़ वाले MD के ऊपर इतना डंडा रखता है कि वो परचेज़ वाला भी क्या करे, वो ढूंढता है माल, जहाँ से जैसा माल मिलता है, कोई क्वालिटी चेक नहीं, कुछ नहीं, दबा के माल सप्लाई करता है। एक उसी का दोस्त, उसकी भी फैक्ट्री इसी प्रकार की फैक्ट्री है, वहाँ पे जो उसकी लेबर है वो अपनी लेबर को मालिक बोलता है कि बच्चों चिंता नहीं करनी, ये हमारा परिवार है, हम मिल के काम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, कस्टमर नहीं परेशान होना चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी बनानी है, तुम अपना क्वालिटी पे ध्यान देना, मैं तुम्हें रॉ मटेरियल दूंगा, धीरे दूं तेज दूंगा, अपनी तरफ से पूरा जोर लगाऊंगा, चिंता ना करो। और रॉ मटेरियल को पसंद करने खुद चला जाता है मार्केट में, इतना अच्छा रॉ मटेरियल लेके आता है कि वो जब बनाते हैं उनको छांटना नहीं पड़ता।
इधर से इसने रॉ मटेरियल की लाइन लगा दी, वेयर हाउस भरे पड़े हैं कच्चे माल से, और वो कच्चा माल ऐसा है उनको बेचारों को छांटने में इतनी मेहनत लगती है, और छांटते तो छांटते क्या है, फिर भी अच्छे से नहीं छटता, और लास्ट में जो प्रोडक्शन होती है वो बकवास क्वालिटी की होती है। क्या देखा, स्वाभाविक सी बात है, आप भी समझ सकते हो कि इसका जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जबकि ये माल भी कम बना रहा है। जो ये फैक्ट्री वाला है ये माल कम बना रहा है, लेकिन पीछे से रॉ मटेरियल छांट के ला रहा है। ये वाला जो मालिक है ये छांट के नहीं ला रहा, ये कह रहा है मुझे तो वॉल्यूम चाहिए, वो कह रहा है वॉल्यूम नहीं चाहिए, हम आराम से बनाएंगे, तसल्ली से बनाएंगे, प्यार से बनाएंगे, अच्छी चीज़ बनाएंगे। यहाँ पर क्या है हमारे साथ, हमारे शरीर में कैसे क्या होता है, जो लोग जल्दी खा रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं। रॉ मटेरियल शरीर में जो जिससे न्यूट्रिएंट मिलने हैं सब कुछ वो दबा के दे रहे हैं रॉ मटेरियल। अंदर जो लेबर तो है, सब बोलते हैं ना लेबर है हमारे पेट में जो 24 घंटे काम कर रही है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगती है, डाइजेशन में लगती है। तो वो जो डाइजेशन वाली लेबर है जिन्होंने इसको डाइजेस्ट कराना है, वो उनको बेचारों को खाली होने का टाइम नहीं। आपने दांतों से तो चबाया नहीं, जो हमारा स्टूल पास होता है वो और जो हम खाते हैं दोनों की शेप और टेक्सचर जमीन आसमान का अंतर है ना। बाहर जो स्टूल हमारा निकलता है, ये थोड़ी अजीब सी बात बोल रहा हूँ मैं कैमरा पे, बिल्कुल हाँ। तो आप सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी उस लेबर को वहां तक पहुंचाने में। लेकिन अगर ये यहीं से चबा लिया जाए खूब अच्छे से, अंदर वाली लेबर कितनी खाली हो जाएगी। आप वो दूसरे काम में लग जाएगी, दूसरे काम में लग जाएगी। किस काम में लगेगी, बीमारियों को खाने के काम में लगेगी। यही लेबर बीमारियों को खाती है। ऑटोफेजी के बारे में सुना होगा आपने, राम वर्मा जी बहुत बोलते हैं ऑटोफेजी के बारे में। तो ऑटोफेजी क्या होता है कि जब आपके शरीर के अंदर के बैक्टीरिया बीमारियों को खाने लग जाएं, उसे ऑटोफेजी बोलते हैं। सर वजन घटाना ना एक हुक है, मतलब वज़न घटाना, मैं आज ऐसा मानता हूँ कि वज़न घटाना तो इतनी सी बात है सर। लोग मेरे पास ऐसे, आप अभी कहते हैं ना उदाहरण दे दो, कुछ ऐसे उदाहरण बता दो। मैं कहता हूँ कोई इंसान मेरे चैनल पे चला जाए ना, उसकी अगर एक बार आंखें ना खुल जाए ना, उसकी आईब्रोज ऊपर उठ जाएंगी उदाहरण सुन के। लोग कहते हैं सर हम 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं महीने का दवाइयों पे, वो छूट गया। डायबिटीज़ की दवाई बिल्कुल बंद हो गई। लोग कहते हैं डायबिटीज़ मरने पे ही ख़त्म होता है इंसान का, डायबिटीज़ तो लकड़ियों में, हम डायबिटीज़ कह रहे हैं रिवर्स हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कमर का दर्द कहाँ चला गया कुछ नहीं पता, फैटी लीवर बिल्कुल ठीक हो गया, हार्ट की समस्या थी बिल्कुल ठीक हो गई। जो महिलाएं उठने के लिए दीवार का सहारा लेके उनको उठना पड़ता था, हाथ में छड़ी लेनी पड़ती थी, आज वो कह रही है मैं फर्स्ट फ्लोर से नीचे ऊपर नीचे कितने चक्कर लगाती हूँ। इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई? जब एक इंसान ने अपने अंदर की लेबर को फ्री कर दिया। देखो आप अभी जैसे आपका इतना बड़ा बिजनेस है चंदन जी, आपका ये डिजिटल प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड कराते हैं लोगों को। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात मुझे बोली, आपने कहा कि मेरा पार्टिसिपेशन कहीं नहीं है, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है लेकिन मेरा खुद का पार्टिसिपेशन कहीं नहीं है, मैं फ्री रहता हूँ ज़्यादातर। हमेशा तरक्की वही करेगा जो फ्री रहता है। जो बंधा रहेगा, उलझा रहेगा, वो तरक्की कैसे करेगा? अगर आपकी लेबर 24 घंटे उस खाने को स्टूल बनाने में लगी रहेगी, आपके शरीर को कहाँ से एनर्जी मिलेगी? यहाँ लोग कहते हैं, यहाँ जो हमारे साथ है ना, उनके रिव्यूज़ आप सुन के देना, वो कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। मैं पूछता हूँ कि आपको चक्कर नहीं आते? मैं उनसे इंटरव्यू में पूछता हूँ, मैंने कहा आपको चक्कर नहीं आ रहे? कहते सर चक्कर को छोड़ो, इतनी एनर्जी आ गई है कि हम धरती फोड़ देंगे, इतनी ताकत कहाँ से आ गई है। माझी अगर हो तो पहाड़ तोड़ देगी। हाँ। तो अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ कि हमें लेकिन जो सिखाया गया है कि ज़्यादा खाओ एनर्जी आएगी, इतनी रोटियां खाओ, माँ मतलब मम्मियाँ तो तब खुश होती हैं जब आप 4 के बजाय 6 रोटियां खा लो घी लगा के, ये तो अच्छा लगता है उनको कि चलो मेरा बेटा खा रहा है, तंदुरुस्त होगा। अच्छा, क्या हमारी पूरी एजुकेशन गलत थी क्या सर? मतलब आपके मतलब यहाँ से जो आज मेरी लर्निंग अभी वैलिडेट हो रही है, उसमें ये है यार सब कुछ यहीं से कनेक्ट है। मतलब सर जो आप बता रहे हो ना, हमारी वो लर्निंग नहीं थी सर, वो लाड था। वो जो माँ का है ना, वो माँ की ममता है, माँ का प्यार है। माँ को ऐसा लगता है, माँ को भी तो किसी ने ऊपरी तौर पे ही बताया ना, धीरे चबा के खाओ। अब मेरी बहन जो है ना, वो भी माँ है, एक बेटी की माँ है,
मेरी जो बहन है, मेरे से बड़ी हैं, वो आज 50 साल के करीब उनकी उम्र होने वाली है। मैं 47 बोलता हूँ हर पॉडकास्ट में, लेकिन असली उम्र उनकी 50 की अब वो हुई हैं, अभी परसों 50 नहीं 49 की हुई हैं शायद। मेरी सगी बहन है, वो बचपन से 32 बार के फॉर्मूला से खाना खाती हैं। बचपन से कैसे खाती हैं, उनके स्कूल में असेंबली में प्रिंसिपल साहब ने एक बार बचपन में बोला था कि बच्चों जो कुछ भी खाओ धीरे चबा के खाओ, मुंह में 32 दांत होते हैं तो कम से कम 32 बार एक निवाले को चबाओ। और आज उम्र तक वो धीरे चबा के खाती हैं, ना वो कभी मोटी हुई हैं ना वो कभी पतली हुई हैं, एक सामान्य इंसान को जैसा होना चाहिए, और वो औरों के मुकाबले बीमार भी कम पड़ती हैं। तो उनको तब से अब तक ये चल रहा था, और हम लोग घर में ना उनका मजाक उड़ाते थे, हम सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे, जब तक मुझे इस विषय के बारे में नहीं पता था। अभी 2016 तक भी मैं उनका मजाक उड़ाता था कि क्या धीरे धीरे चबा के खाती है, हमने देख फटाफट खा लिया। जो तेज खाते हैं ना, वो इसको अपनी बहादुरी समझते हैं कि हमने तेज खाया, हम भी समझते थे कि हमारी बहादुरी है। लेकिन फिर उसके बाद हमारी जो मेरी सिस्टर है, वो तो आज भी वैसे ही खा रही है। अब उनको कोई कहे भी तो भी वो तेज नहीं खा सकती, क्योंकि उनको ना बच्चा जो होता है कच्ची मिट्टी होती है, और वो जैसे सीख जाता है उसके सबकॉन्शियस में चला जाता है। अब वो सीख गई हैं तो वो सबकॉन्शियस में चली गई हैं, और वो भी एक बच्ची की माँ है, तो वो अपनी बच्ची को ये नहीं कहती कि भाई तू तेज, क्योंकि उनको पता है ना कि इसकी अहमियत क्या है। मैंने जब वो किताब पढ़ी, और जब वो संदीप माहेश्वरी जी को सुना, और जब मैंने अपने ऊपर आजमाया, तो मैं इनफैक्ट जो मेरी भांजी है, मैंने एक बार तो इनफैक्ट उसको फ़ोन करके कहा था, मैंने कहा यार एक बार ना चुपके से अपनी मम्मी की एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजियो जब वो खाना खाती है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस स्पीड से खा रही है। मैंने अपनी भांजी को ये बात कही है, वो पूछोगे ना वो भी एक्नॉलेज करेगी, और उसने मेरे को भेजी भी थी। मैंने कहा मुझे बस देखना है कि वो कैसे खाती है, स्लो मोशन में देखना है, एक बार पूरा मेरे को उस पर एनालिसिस करना है। तब तक मैं 32 बार इतना गहरे में नहीं उतरा था, मैंने बस वो किताब पढ़ी थी, मैंने कहा मुझे गहरे में उतरना है। तो इन लोगों पे जो लोग धीरे चबा के खाते हैं ना, खाली इन जो प्राकृतिक तौर पे पतले हैं ना लोग, एक तो होता है देखो कुपोषण का शिकार, वो वैसे ही पतले, उनको खाया पिया लगता नहीं है। एक होते हैं जो ना मोटे हैं ना पतले हैं, उन लोगों को देखोगे तो वो धीरे ही खाते हैं, वो तेज खाते ही नहीं है। तो यहाँ पर अब मेरे नज़रों में अपनी सिस्टर का इस आदत को, वैसे तो सम्मान, मेरी बड़ी बहन है तो उनका सम्मान तो वैसे ही है, लेकिन इस आदत को लेके उनका सम्मान मेरी नज़रों में और ज़्यादा बढ़ गया कि वो इतना धीरे धीरे चबा के खाती हैं, और कितनी अच्छी आदत है उनकी, कितनी बीमारियां ठीक हो रही हैं इस चीज़ से। कभी इसको आप प्रारब्ध नहीं मानते? मतलब आज आप 32 बार को लीड कर रहे हैं इस नाम को, जी जी, और आपकी ही सिस्टर कभी 32 बार का करके, क्योंकि आप सबने किताबें पढ़ी होगी, सबके पास मौका आया होगा, बट आप वैलिडेट इसलिए कर पाए क्योंकि आपके घर में कोई किया था और आपको रिजल्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में था। एग्री। तब शायद आप उस एक्शन को ले पाए। अदरवाइज हर दिन लोग सुनते हैं, उस महेश्वरी जी के वीडियो को कई लोगों ने देखा होगा, कई लोगों, इनफैक्ट संदीप माहेश्वरी जी अगर चाहते तो वो भी इस विषय पे बहुत वीडियो, आज शायद संदीप जी की वीडियो इतने लोगों ने नहीं देखी होगी जितनी मेरी देख ली लोगों ने इस विषय के ऊपर। तो ये परमात्मा की कोई मर्जी है कि वो ये चाहता है कि इसके माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंच जाए, तो वो हो रहा है। और मैं इसमें कुछ अपने आप को मैं जरा भी श्रेय नहीं दे रहा कि मैंने कुछ किया, मैं कसम से मैं अंदर से नहीं मानता इस बात को कि मेरा कुछ किया धरा इसमें। तो लोग सिखा रहे हैं मुझे। सर आज मान लो चंदन जी आपने मेरी बातों को फॉलो किया और मैं 6 महीने बाद आपसे मिला, तो 6 महीने बाद अगर आप मेरे को फिट मिलोगे, मान लो 32 बार के फॉर्मूला से आपने किया, तो आप मुझे श्रेय दोगे तो मैं कैसे ले सकता हूँ ये श्रेय, क्योंकि मेरा तो नहीं होगा ना इसमें, वो मेहनत आप ही की है, आपने लोगों के अनुभव देखे। ग्रेटनेस सर, रीजन क्या है, लोग तो अभी देखते नहीं कोचिंगों में क्या होता है, टॉपर्स किसी और के, पोस्टर कोई और बनवाता है, लोग तो होड़ लगा है नकली नाम लेना, अपने को सुपीरियर दिखाना। तो आप तो एक डिवाइन शक्ति के साथ कनेक्ट हो, ब्लेस्ड हो, ये थॉट ना सबके पास नहीं है सर। ये थॉट आना ही मतलब आप ब्लेस्ड हैं। अच्छा, जैसे मैं हूँ, मान लीजिए कि मैं आज से शुरू कर देता हूँ 32 बार खाना और एग्जैक्ट, तो क्या सच में 15 दिन जैसे मैं अभी हूँ और मैं आज से शुरू करूंगा, मेरा टमी है थोड़ा, ये है वो है, तो क्या इसमें फर्क होगा 15 दिन बाद? सर देखो चंदन जी, क्योंकि क्या है, मेरे पास ना ऐसा कोई औजार नहीं कि मैं ये बता दूं कि इतने दिन में इसका इतना होगा, लेकिन ये निर्णय ना सारा का सारा प्रकृति का है कि किसका कितने दिन में कितना वजन कम होगा। लेकिन इस चीज़ की एक गारंटी लेता हूँ
कहो तो मैं आपके पास एक पेपर पे लिख के दे के जाता हूँ ये बात ना, आप सबको अपने दर्शकों को दिखा देना, अपने साइन करके दे के जाऊँगा, अपनी कहो तो वकील वाली स्टैम्प भी लगा के दे देता हूँ आपको, आप मुझे जेल करा देना, कोर्ट में मतलब घसीट लेना, अगर ना हो तो आप अपनी ईमानदारी मत छोड़ना। ये जो 5 बातें मैंने आपको बताई ना, सिर्फ 1 हफ्ता करो। अभी जो हम चैलेंज लेके आए सर, 1 हफ्ते में 8-9 किलो वजन कम हो जाना, 7 दिन में 9 किलो कम हो जाना, कितनी बड़ी बात है सर ये। मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है अभी फिलहाल सुनने में। हाँ। लेकिन और केवल धीरे चबा के खाने से। क्योंकि अब देखिए, अब मैंने किया और मुझे रिजल्ट मिला, तो हो सकता है मैं भी एडवोकेट हूँगा इस बात का। ठीक है कि नहीं, यस आई डिड, और ये हुआ। तो लेकिन आप जैसे पूछ रहे हो ना कि मैं सच में मेरा हो जाएगा क्या, सच में हो जाएगा क्या, एक चीज़ याद रखना सर, इसको करने के लिए ना एक एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। हम एक चीज़ तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये चीज़ हम ज़रूर कर रहे हैं, हम लोगों को एनवायरनमेंट देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, आज आप जोश में हो, आप मुझसे बात कर रहे हो ये 1 घंटा, लेकिन जैसे इस रूम से बाहर निकलोगे ना, ये गुब्बारा फूट जाता है, मोटिवेशन का गुब्बारा यूजुअली फूट जाता है। ये कंटिन्यू कब रहेगा? किसी तरीके से सिर्फ 2 या 3 दिन शिद्दत से कर लो, किसी भी तरीके से 2 या 3 शिद्दत से कर लो। उसके बाद जो आपका तराजू होता है ना, आपका वेइंग मशीन है, वो आपका मोटिवेटर बन जाता है सबसे बड़ा। अगर आपका आज अब यहाँ से जा रहे हो ना, आपके ऑफिस में वेइंग मशीन है, अगर नहीं है तो आप एक ऑर्डर कर दो आज, वेइंग मशीन 500-600 रुपए की आएगी, अपना वज़न अभी चेक कर लेना, या घर पे है तो जाते ही पहले वज़न चेक करना, उसके बाद भोजन खाने बैठना। आज वज़न चेक किया, कल शाम को उसी तरीके से खाना खाने से पहले एक बार फिर वज़न चेक करना। कल शाम टाइमिंग कुछ भी हो खाने का, कोई भी, जब भूख लगे तब खाना चाहिए। वैसे जो हमारा नियम कहता है, हम जो अब इसमें बताते हैं, हम कहते हैं कि जब भूख लगे तभी खाना खाओ, और जब तक भूख रहे तब तक खाते रहो, भूख से पहले नहीं उठना, जब तक भूख रहे तब तक खाते रहो। और ये भी कहते हैं कि जो सबसे अच्छा लगे अपने शरीर को वही खाओ, जो शरीर को सबसे अच्छा लगे वही खाओ, शरीर को, मन को नहीं। आप तो पूरा मतलब अपोजिट बोल रहे हैं। मतलब आइडियली जो हम देखो, हमारा भी जीपीटी जो ट्रेंड है अभी तक, जीपीटी क्या ट्रेंड है कि शेड्यूल होना चाहिए, टाइमिंग होना चाहिए, फ्रेमिंग होनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स होना चाहिए। आपकी स्टोरी में ये है कि जो दिल को भाता है, मन को भाता है, जब भाता है तब खाओ, बस खाने के ऊपर ये ऐसे खाओ। सर जो बुद्ध या महावीर थे ना, भगवान बुद्ध या महावीर, मैं क्योंकि विपश्यना का साधक हूँ, मैं 2 बार विपश्यना के शिविर करके आया हूँ, तो मेरी उनमें बहुत गहरी आस्था है और मैं उनकी एक एक चीज़ को मानता हूँ। बुद्ध या महावीर को जब कोई सुनता था तो वो ये कहते थे, तो आप सनातन के बिल्कुल अगेंस्ट बोल रहे हो, वहाँ तो ये कहा जाता है मूर्ति पूजा करो, मंदिर में जाओ और भगवान की पूजा करो, धूप दीप करो, आरती करो। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कहते थे। और अध्यात्म में आज जितने लोग बुद्ध महावीर को समय दे रहे हैं, इतने तो किसी को भी नहीं दे रहे होंगे, किसी संत महात्मा को नहीं दे रहे जितने बुद्ध महावीर के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। वो यही तो, उनकी केवल भगवान बुद्ध की केवल और केवल इतनी सी बात की थी, ये श्वास अंदर जाता है बाहर आता है, बस इसको देखना, यही विपश्यना है। श्वास अंदर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, बाहर आ रहा है तो कहाँ जा रहा है, इसका तापमान कैसा, बाहर आते वक्त तापमान कैसा, इसके अलावा उन्होंने कुछ बोला ही नहीं जीवन में। और वो अगर कोई कहे, जैसे आप कह रहे हो ना कि ये तो सारी बात अपोजिट हो गई जो हम वहाँ पे सीख रहे हैं, तो ऐसे ही भगवान बुद्ध महावीर को सबने कहा कि ये तो सनातन के अगेंस्ट आप बोल रहे हो। सनातन में तो ये कहा जाता है कि गौ माता की पूजा करो, मंदिर में जाओ, मूर्ति पूजा करो। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा। भगवान ने कहा कि तुम्हें अगर स्वयं में परमात्मा खोजना है और तुम्हें परमात्मा बनना है, हर मनुष्य के अंदर परमात्मा है, तुम्हें परमात्मा बनना है, तुम्हें तथागत बनना है, तो तुम्हें केवल अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित करना है। केवल श्वास को देखो और तुम मानव से महामानव बन जाओगे, तुम सर्वज्ञ हो जाओगे, तुम्हें पूरी प्रकृति का ध्यान हो जाएगा। उसी प्रकार से मैंने भी यही कहा कि 32 बार के अंदर केवल और केवल भोजन पे ध्यान केंद्रित करो। जैसे एक निवाला आपने दाल के साथ रोटी को लगाया, मुंह में डाला, टीवी ना चल रहा हो, ये याद रखिए, सामने टीवी ना चलाइए, मोबाइल ना चलाइए। एक एकांत में शुरू में, क्योंकि इतनी पुरानी आदत को तोड़ना है, तो एक कमरे में बैठ जाओ और उस कमरे में बैठ के आंखें बंद करके बस उस निवाले के ऊपर ध्यान दो।
ये रोटी कितनी कच्ची है, कितनी पकी हुई है, दाल कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, इसमें नमक कितना, मसाला कितना, मिर्च कितनी, जीरे का स्वाद कैसा, हर चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करो और धन्यवाद मुंह से अपने आप अंदर ही अंदर ना धन्यवाद निकलेगा परमात्मा का, चेहरे पे स्माइल आएगी, खुशियाँ बढ़ जाएंगी, एक पॉजिटिविटी आएगी। और जो आपकी वेइंग मशीन है ना, अगले दिन वो आपकी कमर पे इस तरीके से शाबाशी देगी ना आपको वेइंग मशीन। अगर सिर्फ 200 ग्राम भी कम हो गया ना, आप यूट्यूब पे जाओगे, तुरंत सर्च करोगे स्वीकार भारद्वाज या 32 बार, सिर्फ 200 ग्राम कम होते ही आप YouTube पे भागोगे। आप कहोगे वो कहाँ है वो बंदा, वो मुझे सुनना है, उसकी बात में दम था, जो उसने कहा वो झूठ नहीं कहा था उसने। आप जैसे मुझे और सुनोगे, वहाँ पे लोगों के इंटरव्यू भरे पड़े हैं मेरे चैनल पे, आप सुनोगे, आप किसी इंसान को सुनोगे, वो कहेगा कि मेरा ना जी 1 हफ्ते में 7 किलो चला गया। आप कैलकुलेशन लगाओगे अपनी कि भाई मेरा 200 ग्राम जा रहा है, मेरा कितने दिन में 7 किलो चला जाएगा। आप अपनी कैलकुलेशन लगाओगे, अगले दिन फिर उठोगे, फिर वेइंग मशीन पे जाओगे, वेइंग मशीन दिखाएगी कि कल 200 ग्राम हुआ था, आज 500 ग्राम कम हो गया। आप कहोगे इसमें बड़ा दम है, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं किसी भी हालत में। आप कान पे हेडफोन लगाओगे, आप केवल खाना खाते वक्त नहीं, आप 24 घंटे मुझे सुनना शुरू कर दोगे। कुछ जो लोगों के साथ घटता है, आप 24 घंटे कान में हेडफोन लगाओगे, आप वीडियो भी मेरी भले ही ऑफ कर दोगे, साइड में फ़ोन रखा उल्टा करके, क्योंकि वहाँ ऐसा देखने वाला तो कुछ भी नहीं है, वहाँ सुनने वाली ज़्यादा बातें हैं। आप हर वक्त मुझे सुनोगे। आज लोग बोलते हैं कि सर हम आपको इतना सुन रहे हैं ना कि हमारे घर वाले कह रहे हैं पागल हो गया कि तू, या तू पागल हो गई है, इतना ज़्यादा क्यों सुन रही है, ऐसा क्या कह रहा है ये आदमी जो तू इसको इतना ज़्यादा सुन रही है। तो लोग जब उस अवस्था में पहुँच जाते हैं ना, तो वहाँ देखने को इंटरव्यू है। और एक प्लेसिबो के बारे में भी आपने सुना होगा, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो भी काम करता है बहुत ज़्यादा। वहाँ विश्वास की शक्ति बड़ी ज़्यादा होती है। लोगों को जब विश्वास हो जाता है ना, आस्था हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा काम करता है इसमें। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जहाँ पर जो ये कहेंगे कि समय कहाँ से लाएंगे, आप कहते हो आधा घंटा लगना चाहिए खाना खाने के लिए, ये कहाँ से ले आएंगे हम। तो मैं उन लोगों को एक बात बोलता हूँ कि तुम्हारे पास समय तो इतना है ना कि मैं ये आधा घंटा दूंगा, तुम्हारे पास तो पूरा दिन ही खाली हो तुम। उन लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ जो कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा लोगों को कि वो खाना 10 मिनट में खाने के बाद आधा पौना घंटा अपने बेड पे लेटे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, इंस्टाग्राम की रील ऊपर से नीचे करते रहते हैं। सब बकवास है जी, सब बकवास है। पहले ना देखो, जब सोशल मीडिया, मैं कहूँ कि ये कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है कि परमात्मा का कुछ चमत्कार हो रहा है। मेरा तो आज काम ही यही है, फ़ोन चलाने वाला काम है, लेकिन मैं बहुत कम चलाता हूँ सर। मेरा आप फ़ोन का यूजेज देखोगे ना, मेरा इस समय भी 50% से ज़्यादा बैटरी है, जबकि मैं पानीपत से यहाँ चल के आया हूँ। ये सुबह से मेरा दूसरा पॉडकास्ट है, एक दिन में दूसरा पॉडकास्ट है, कितनी सारी कॉल्स भी अटेंड कर चुका हूँ। 50% से ज़्यादा बैटरी। ट्रैवल में तो बैटरी जल्दी ख़त्म होती है, तो अभी भी 50% से ज़्यादा बैटरी, और हम रात होने वाली है इस समय। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा यूजेज बहुत कम है। और मैं कुछ गधों के पास जाता हूँ, उनको मैं गधा इसलिए कह रहा हूँ, वो पूरा दिन घुसे पड़े हैं फ़ोन में। पागल हो जाओगे यार उसके अंदर, फ़ोन में मत घुसो इतना ज़्यादा, ज़िंदगी ख़राब हो रही है। प्रकृति का मज़ा लो। ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ, ये नेचर का फार्मूला है। इसमें हीलिंग का काम प्रकृति कर रही है। कैसे कर रही है? किसी को चोट लगती है चंदन जी, तो उस चोट पे ना तो बैंडेज लगाओ, ना दवाई लगाओ, कुछ नहीं, बस उसको पानी से धो लो। देखो थोड़े दिन में वो घाव भी भर जाएगा, स्किन भी आपस में वो निशान भी चला जाएगा। किसने किया? वो आपने किया, मैंने किया, डॉक्टर ने किया, किसने किया? प्रकृति ने किया। ये प्रकृति सबसे बड़ा हीलर है, सबसे बड़ा हीलर। हम अंदर से हील होना शुरू हो जाते हैं जब कम खाना शरीर में जाता है ना। और मज़े की बात क्या है कि हम चाह के कम नहीं कर रहे, हम तो केवल खा रहे हैं। जैसे अभी पॉडकास्ट से पहले आपने कहा ना, आपने कहा कि हम पॉडकास्ट करेंगे, हम कर्म करेंगे, फल तो वो देखेगा ना ऊपर वाला कि ये वीडियो कितने लोगों तक जानी है। उसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, हम तो केवल धीरे चबा के खा रहे हैं। उससे बीमारी ठीक होती है, नहीं होती है, या क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो सब समय बताएगा। तो ये चीज़ है। नहीं, आपको तो सुनने के बाद ही होता है कि जो आप कह रहे हैं ना कि लोग सुनते हैं हेडफोन लगा के, तो बिल्कुल लोग सुनते रहेंगे। एक सवाल बीच में मेरे मन में ये आ रहा था जब आप 32 बार वाला ये बता रहे थे। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं शहर टू शहर, तो उनको रेस्टोरेंट में खाना पड़ता है, हो सकता है टाइम वहाँ पे कम हो, वो कैसे मैनेज करेंगे उस टाइम पे? देखो, मैं आज तो मैं भी ट्रैवल ही कर रहा था। आप मेरे घर से आपके स्टूडियो का रास्ता 3-3.5 घंटे का, मुझे 3-3.5 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है वहाँ से यहाँ आने के लिए।
मुझे सुबह उठते ही भूख, मुझे क्या किसी को भी नहीं लगती सुबह उठते ही भूख, तो हम लोग जब चले थे घर से तब मुझे भूख नहीं थी, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला था कि पैक कर लो, जो भी बना रही हो पैक कर लो। तो उसने आज मूंग दाल का चीला बनाया था, मूंग दाल का चीला, उसमें पनीर, प्याज, खीरा, ये स्टफिंग थी बीच में उसके, और साथ में चटनी थी। तो उस समय भूख नहीं लगी। जैसे हम लोग पानीपत से निकले, पानीपत का फ्लाईओवर हमने पार किया, तो मैंने कहा यार अब भूख लग रही है मुझे। मेरी वाइफ भी आई थी मेरे साथ आज, वो हमारा, क्योंकि मेरी ससुराल दिल्ली में ही है, तो मैं उसको मायके छोड़ आया, आपके यहाँ पर आया उसके बाद। तो वहाँ से मैंने खाना शुरू किया था, और भालगढ़ आया जैसे, मतलब हमारे वहाँ से भालगढ़ पहुँचने में लगभग 1 घंटा लग जाता है, ट्रैफिक वगैरह को अगर देखें तो लगभग, क्योंकि 15-20 मिनट वैसे लगा लो पानीपत का पुल पार करने में, तो लगभग 40-45 मिनट लगे सर मेरे को। मेरा एक ही चीला समाप्त हुआ होगा। मैं गाड़ी चलाते चलाते खाता हुआ आया हूँ, आराम से मज़े लेते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं की मैंने। उसको मैंने साथ में रख लिया, मेरी वाइफ पीछे वाली सीट पे, बच्चे भी थे मेरे, तो वो पीछे वाली सीट पे बैठे थे। मैंने यहाँ पर उसको रखा कंडक्टर सीट पे, और उसको एक छोटा टुकड़ा मैंने उसका तोड़ा और मुंह में डाला। गाड़ी चला रहा हूँ, आराम से मज़े ले रहा हूँ उसके, गाड़ी भी चल रही है, धीरे धीरे चबा रहे हैं उसको, और आराम आराम से ही खाया। तो जिसको करना है उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ना अब, बल्कि मेरा विचार ऐसा बन रहा है कि मैं आने वाले टाइम में ट्रैवल करते हुए चैलेंजेस अपने ऐसे लेकर आऊँ कि ट्रैवल करते हुए चैलेंज आ रहे हैं। मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, अपना मैकबुक सामने रख लिया मैंने, और मैं वहीं रेस्टोरेंट वाले से पहले पूछ लूँगा कि भाई अलाउड है यहाँ पे मैकबुक रखना? अलाउड है तो क्या, पैसे दिए हुए हैं रेस्टोरेंट वाले को, तो पैसे सामने रखा है मेरा मैकबुक, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। आधा घंटा तो वैसे भी गप्पे मारते ही हैं रेस्टोरेंट में बैठ के, जब कोई खाना खाने जाता है। ये जितने भी सीसीडी बने हुए हैं, सीसीडी के अंदर लोग 1-1, 2-2 घंटा बैठ के एक कॉफ़ी पीते हैं। तो टाइम तो लोगों के पास भरपूर है, टाइम की कमी नहीं है टाइम की सर। कमी नहीं है, ये वो बात तो है, क्लियर है। बहाने बहुत ज़्यादा हैं लोगों के पास बनाने के लिए, और फिर मेरे पास देने के लिए टाइम नहीं है आपके पास, तो आपके पास टाइम होगा डॉक्टर को देने के लिए, तो होगा ही आपके पास टाइम, वहाँ दे देना। या आप वहाँ पे कुछ कई लोग होते हैं जो यहाँ पे आप समय नहीं देते ना, फिर उनको हार्ट की दवाइयाँ लेने के लिए उनको तकलीफ़ नहीं होती, उनको कब्ज़ की दवाइयाँ लेते हैं। लोगों का इतने लोग कब्ज़ से परेशान है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। यहाँ कब्ज़ भी ठीक हो जाता है लोगों, जब धीरे चबा के खाओगे, ऑब्वियस ही बात है डाइजेशन अच्छा होगा, तो ये सारी चीज़ें ठीक होने वाली है ना। तो वहाँ पैसे दोगे डॉक्टर के पास। आज कौन सा डॉक्टर ऐसा, लगभग 5 बड़े शहर में तो ज़्यादा होगी, हमारे शहर में 500 रुपये की ओपीडी हो गई है। हमारा छोटा शहर है, तो 500 रुपये एक बार डॉक्टर ले लेता है, एक पर्ची उसकी जो बनती है। यहाँ ये बड़ा शहर है, आप लोग नोएडा में हैं, तो यहाँ मेरे ख्याल से 1000 रुपये की बनती होगी एक डॉक्टर की। 1500 तो 1000-1500 रुपये एक बार डॉक्टर की, और लाइनें लगना, कितने घंटे की वेटिंग है वहाँ पर, और उसके बाद दवाइयाँ अलग से लिख के देगा डॉक्टर आपको, वो बीमार। और आप जैसे उदाहरण पूछ रहे थे ना सर, उदाहरण में ना मुझे डॉक्टर्स के उदाहरण में बड़ा मज़ा आता है। हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, जिन डॉक्टर्स का MBBS MD जो डॉक्टर हैं, यहाँ तक कि एक डॉक्टर है डॉक्टर शीतल, उनकी वीडियो पे 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो वो डायबिटीज़ की डॉक्टर हैं, और उनका 30 किलो वज़न गया है, 32 बार से 30 किलो वज़न। और वो खुद भी कह रही थी, कहती सर आप भी शायद हंसो ये सुन के कि मैं डायबिटीज़ की डॉक्टर हूँ, मैं दुनिया को सलाह दे रही हूँ कि वज़न कम करो, मेरा खुद का नहीं हो रहा था। कहती सर इतनी एम्बेरसमेंट, मैं कैसे बताऊँ आपको, मेरे को होती थी इतनी एम्बेरसमेंट कि मैं दुनिया को कह रही हूँ कि तुम अपना वज़न कम करो और मेरा नहीं हो पा रहा। मैंने कहा क्या था आपकी डाइट में, ऐसा कुछ गलत खा रहे थे? कहते सर हमारे घर तो चीनी आए हुए पता नहीं कितने साल हो गए, हमने घर में चीनी नहीं आने दी, और मैं तो पढ़ी लिखी डॉक्टर हूँ, तो मैं तो सब कुछ सोच समझ के खाती थी, तो अब नहीं हो रहा था। कहते लेकिन जैसे ही आपके फॉर्मूला पे शिफ्ट हुए हैं, 30 किलो वज़न गया है एक डॉक्टर का। और एक डॉक्टर हो तो मैं बताऊँ पता नहीं कितने डॉक्टर हैं, कितने डॉक्टर हैं। अब देखिए आज वाले पॉडकास्ट में ना एक मुझे अलग इंसाइट से मिल रहा है कि जब मैं सोचता था यार हम लोग पैसे कमा रहे हैं, ये है, बट खर्च कहाँ करेंगे। एक टाइम आने के बाद ये बोला जाता है सैलेड खाओ, ग्रीन सैलेड खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, और जब खाने पे ही पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे अपने लाइफस्टाइल, तो पैसे का क्या मतलब, मीनिंग ऑफ मनी क्या है फिर। बट आज ये पता चल रहा है कि आप कुछ भी खा सकते हो, सब फ्रीडम है, जिस चीज को आप 32 बार चबा सकते हो सब खा सकते हो, सब खा सकते हो, ठीक है। और आपकी जो लेबर है उसको थोड़ा टाइम दो। बीच में कुछ रील्स और वायरल हुई थी कुछ लोगों की कि 36 घंटे उपवास रहो आप। कुछ लोगों ने बोला सही है, गलत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ
36 आवर्स का जो फास्टिंग है क्या सही है, वो करना चाहिए? सर देखो, जो कंफर्टेबली कुछ भी कर सको तो वो अच्छा है। ठीक है। जहाँ अनकंफर्ट आ जाए ना, वो चीज़ बुरी होती है शरीर पे। जहाँ अति करोगे ना, किसी भी चीज़ को दबाने की कोशिश करोगे तो वो इतना ज़्यादा निकल के आएगी ना। कुछ लोग ना ऐसा क्लेम करते हैं, और वो शायद ऑफेंड भी होने वाले हैं। उनके तथाकथित भक्त अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वो कोशिश करेंगे मुझे ट्रोल करने की, लेकिन कर नहीं पाएंगे। सत्य को कौन ट्रोल कर सका है? तो वो कुछ लोग ना कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबेसी। तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी बकवास है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ना साधा नहीं जा सकता। ब्रह्मचर्य एक घटना है जो घट जाती है किसी के साथ, उसके बाद उस व्यक्ति का मन नहीं है इन सब चीज़ों का, वो घटना है। और कोई इंसान कह दे कि मैंने किसी को देख के ब्रह्मचर्य साध लिया, वो बकवास मार रहा है उससे, क्योंकि ये ना, ये नेचुरल है। दुनिया का कौन सा ऐसा जीव है, ये जो जीव जंतु होते हैं, ये कुत्ते बिल्ली, ये सब लोग कोई अश्लील फिल्में थोड़ा ही देखते हैं। इन सब लोगों की प्राकृतिक अर्ज है ये चीज़। तो उसको कोई कह दे कि भाई मैंने साध लिया, तो ये चीज़ें सदती नहीं है। तो ऐसे ही जो कोई आदमी ये कह देना कि भाई मैंने ना साध लिया इसको, फास्टिंग को, बकवास मारता है वो ये ना गीता में भी कहा कि वो लोग तो मिथ्याचारी हैं। जो अपने आप को दंडित करते हैं वो मिथ्याचारी है। तो अपने आप को कभी दंडित नहीं करना, अपने आप को बंधन मुक्त करना, हर प्रकार से बंधन मुक्त करना, जीवन में अपने आप को स्वतंत्र छोड़ना, बिल्कुल खुला छोड़ दो। अगर आपसे अच्छे से ये फास्टिंग हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी अपने यहाँ पर फास्टिंग कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते फास्टिंग इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ 32 बार। यहाँ जब आप सुबह आराम से खाना खाएंगे ना सर, तो आपको 4 या 5 घंटे तक तो भूख लगेगी ही नहीं, भूख ही नहीं लगेगी। 4-5 घंटे की फास्टिंग हो गई, 4-5 घंटे की होगी एक फास्टिंग, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप शाम को भोजन करेंगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, सुबह एक बार खाना सुबह खा लिया, फिर शाम को 4-5 बजे मुझे भूख लगी जाती है, तो मैं शाम को 4-5 बजे खाना खाता हूँ। उसके बाद रात को मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती है। सोने का टाइम आ जाता है, 8-9 घंटे सोना, 8 घंटे तो सो गई आप, तो 8 घंटे की नींद हो गई। और फिर उसके बाद वो आपने 4-5 घंटे वो पहले थे, 12-13 घंटे वो हो गए। फिर सुबह उठते ही तुरंत तो खाना नहीं खा लोगे आप, 9-10-11 बजे आप खाना खाओगे, तो वो आपकी लगभग 16 घंटे की फास्टिंग बाय प्रोडक्ट है 32 बार का, विदाउट एनी एफर्ट। एक तो होता है विद एफर्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग करना या 36 घंटे का उपवास करना, वो अपने आप को दंडित करने के बराबर है। उनके चेहरे देखना, वो बेचारे 24 घंटे खाने के बारे में सोचते हैं। अभी हमने ना ओमेड के ऊपर काम किया। पहले मैं ओमेड का खंडन करता था। मैं ओमेड होता है 1 मील अ डे। तो ओमेड के बारे में अब जब से ये करण जौहर ने आके बोला कि मैंने अपना वजन ओमेड से कम किया, लोग ये कह रहे हैं कि उसने ओजेम्पिक से कम किया है, लेकिन वो ओजेम्पिक एक इंजेक्शन है जिसको लगाने, वो ना बेसिकली डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन आया था। 50,000 रुपये का एक इंजेक्शन होता है जो हफ्ते में एक बार लगवाना पड़ता है। तो पैसे वाले लोग हैं, ओजेम्पिक लगवा रहे हैं उसके, लेकिन इतने सारे साइड इफ़ेक्ट हैं ओजेम्पिक लगवाने के। तो बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ओजेम्पिक से अपना वज़न कम कर रहे हैं, लेकिन उसका क्रेडिट, क्योंकि वो बोलना नहीं चाहते, लोगों को नहीं बताना चाहते कि हमने ये मतलब नेचुरल तरीके से नहीं किया अपना वज़न कम, तो वो क्या कहते हैं कि जी हमने ओमेड किया है। तो चलो हम उनकी भी बात मान लेते हैं कि ओमेड किया, लेकिन ओमेड कोई बच्चों का खेल नहीं है। आम आदमी के लिए जो 32 बार को नहीं जानता, ओमेड होता है कि एक दिन में केवल एक ही बार भोजन करना, एक दिन में केवल एक ही बार भोजन करना। तो जो लोग ओमेड करते हैं ना, उनकी एक समस्या क्या है कि जैन धर्म में ऐसा देखा गया कि जैन धर्म में बहुत सारे जो हैं वो एक बार भोजन करते हैं दिन में। अब उनके मैक्सिमम वो जो एक दिन में भोजन करते हैं ना, उनके पेट निकले हुए हैं, आगे से बिल्कुल गोल बने हुए हैं। आप तो एक बार भोजन कर रहे तो कायदे से तो पेट अंदर जाना चाहिए था, लेकिन आपका पेट बाहर क्यों आ गया? वो मन की मानसिकता क्या चलती है? मानसिकता ये चलती है कि भाई हमने तो एक ही बार खाना है तो दबा के खा लो, अच्छे से खा लेते हैं, उस समय ना खूब भर के खा लेते हैं। 32 बार क्या कहता है, चाहे ओमेड करो चाहे 2 मेड करो, चाहे 2 बार खाना खाओ चाहे 1 बार खाना खाओ, आप खाओ धीरे धीरे। हमने अभी जो लास्ट चैलेंज गया, हमने 3 दिन का ओमेड रखा इसमें।
सारे डरे हुए थे कि ओमेड कैसे होगा सर, पहली बार ओमेड लेके आ रहे हैं, लेकिन हमने उनको कहा कि आप खाओ, धीरे धीरे चबा के खाओ। और आप भी करते हो मतलब? हाँ हाँ, मैं साथ ही करता हूँ उनके। तो मैंने अभी हम अच्छा। लोगों ने ओमेड किया 3 दिन का, और आपको मैं क्या बताऊँ चंदन जी, इतना कंफर्टेबली गया, इतना कंफर्टेबली। और जिन्होंने ओमेड किया ना, उनकी विल पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उनकी एनर्जी इतनी बढ़ गई। कई ऐसा भी लगता है कुछ लोगों को कहेंगे, कुछ लोग जो देख रहे होंगे जिन्होंने अपने ऊपर आजमाया नहीं ना, उनको ऐसा लगेगा कि यार शायद एनर्जी की कमी हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, चक्कर आ जाएगा। वो इतने एनर्जेटिक हो गए, वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि कहाँ से आ गई इतनी ऊर्जा, ओमेड से इतनी ज़्यादा ऊर्जा आ गई। ये कहाँ से आती है कि ये जो जमा हुआ फैट होता है ना पेट पे, बाजुओं पे, हिप्स पे, ये जो फैट है ये ऊर्जा ही तो है। और ये सिंपल ऊर्जा नहीं, ये सुपर एनर्जी है। जब आपको फैट से एनर्जी मिलने लग जाए ना, तो समझो आपको सुपर एनर्जी मिल रही है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए, और ओमेड इतनी आसानी से हो गया उनका कि मैं क्या बताऊँ। क्या खाया था उसमें, क्या क्या था? घर का खाना सर, दाल चावल। अच्छा, घर चावल खाना चाहिए? हाँ खाओ, क्या दिक्कत है, चावल भी खाओ। लेकिन चावल खाते हुए हम क्या बताते हैं, जैसे रोटी के लिए हमने कहा ना छोटे टुकड़े करो, चावल के लिए हम बोलते हैं चम्मच को पूरा मत भरो, चम्मच का आगे का केवल 30% भाग ही भरो, और उसमें एक छोटा सा सलाद का टुकड़ा रख लो साथ में, और खूब चबाओ। अब कई जगह लोगों को लगेगा ये बातें इम्प्रैक्टिकल है, बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं तो करके दिखाता हूँ ना। 1 चम्मच चावल भी नहीं, मान लो शुरू में कोई 1 चम्मच खाए, मान लो, हाँ, फिर हाफ चम्मच करे। हाँ, क्योंकि जो हाँ नहीं अच्छा है, ये भी अच्छा है। जैसे मुंह का स्वाद जो है ना, हाँ 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 वो कंफर्ट, मतलब जैसे मैं सोच भी रहा हूँ करने के लिए, हाँ हाँ। तो यार 30% चावल खा के पता ही कहाँ चलेगा। चंदन जी ये ना देखो क्या होता है, अभी आपने किया नहीं इसलिए ऐसा लग रहा है। जब करते हैं ना, और करते वक्त मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जो कोई भी इसको ट्राई करे, सामने मेरी वीडियो लगा लेना, मेरे चैनल पे वीडियो, हजारों वीडियो हैं। ठीक है सर। वो वीडियो आलंबन का काम करती है। आलंबन मतलब एक आपको हिंट मिल जाता है कि कैसे करना, हाँ। रेफरेंस मिल गया आपको, तो वो आलंबन आपको वहां तक पहुंचा देगा कि आपको बड़ा आसान लगेगा। उसमें एक छोटा सा सलाद का टुकड़ा रखना और मुंह में चलाना। कुछ बदलने ही तो आए हैं, जो पहले कर रहे थे अगर वही करते रहेंगे तो कुछ होगा नहीं ना। अब ये बदलने आए, अगर स्वाद ना आए तो खा लेना बड़ा चम्मच, पहले करके तो देखो, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। छोटे छोटे चम्मच लेना, चावल खाओ, रोटी खाओ, जो मर्जी खाओ, जो आपको अच्छा लगता है। और ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको जो बाहर की चीज़ें हैं ना, जो फास्ट फूड तथा कथित है, वो आपको अच्छा लगना बंद हो जाएगा। जो लोग धीरे चबा के खाते हैं उनको ये मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर अच्छा नहीं लगता, सच में नहीं लगता। ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो अधकच्ची चीज़ें हैं या ये जो अप्राकृतिक चीज़ें हैं अच्छी लगनी बंद हो जाती हैं जब आप धीरे चबा के खाते हो। तो जो आपके वहाँ पर जहाँ आप पैदा हुए हो, वहाँ आसपास जो चीज़ें उगती हैं, आपको वो चीज़ें इतनी अच्छी लगेंगी कि मैं आपको बता नहीं सकता क्यों अच्छी लगती हैं। जैसे देखो चंदन जी, हम यहाँ रहते हैं, मैदानी इलाकों में रहते हैं, यहाँ पहाड़ नहीं है। तो यहाँ मैदानी इलाकों के अंदर आप देखना, जो यहाँ के स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, उनके शरीर पे बाल नॉर्मल होते हैं जितने होने चाहिए। और मैं मसूरी जाता रहता हूँ घूमने, तो मसूरी पहाड़ी इलाका है, ठंडा इलाका है। मसूरी में आप जाओगे ना, तो वहाँ के जो कुत्ते होते हैं ना, उनके शरीर पे बाल बहुत ज़्यादा। स्ट्रीट डॉग है, वो भी स्ट्रीट डॉग है, ये भी स्ट्रीट डॉग है। कौन है जो उनके शरीर पे इतने बाल देता है? कौन है? कौन करता है ये काम? बताओ कौन करता होगा? प्रकृति। प्रकृति को पता है कि यहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ती, अगर इस वाले कुत्ते के शरीर पे इतने बाल दे दूंगा तो ये मर जाएगा। और वहाँ प्रकृति को पता है अगर उसके बाल कम कर दूंगा तो वो मर जाएगा। तो प्रकृति कोई रचयिता है सर, उसके ऊपर से विश्वास डिग गया, तभी तो ये दिक्कतें आ रही हैं। 32 बार को जिस खूबसूरती से आपने बताया, डिस्कस किया, वो बहुत चीज़ें समझ में आई। अभी ऊपर हम लोग बैठे थे तो आपने थोड़ा सा, मैं आपके बारे में डिस्कस करूँगा। आपने कहा कि आप चाय के बगान को ही खरीद लेते हो जी। कई बगाने खरीद लेते हो जी। एक आपकी बहुत फेमस ग्रीन टी है जी, जो कि टनों में जाता है अगर हम मंथली बात करें जी जी जी, ठीक है, जिसे मुझे लगता है ज़्यादा पॉडकास्ट नहीं हुआ होगा जी जी जी। तो ये किस टाइप की ग्रीन टी है सर? क्योंकि अगर आपने बनाया है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया होगा। हाँ सर, क्या है, जैसे हमने ना लोगों के मेटाबॉलिज्म के ऊपर बात की, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म होता है कि कैलोरीज को खर्च करने की क्षमता को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे मैंने ये हाथ हिलाया, ये हाथ हिलाने में मान लीजिए मेरी 20 कैलोरीज खर्च हुई, और आपने भी ये हाथ हिलाया, आपकी 40 खर्च हो गई। इट मीन्स आपका मेटाबॉलिज्म मेरे से ज़्यादा अच्छा है।
काम क्रिया उतनी, उसी अच्छा। क्रिया में आपकी कैलोरीज ज़्यादा खर्च हो रही है, मेरी कम हो रही है। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो 4 या 5 रोटी खाते हैं, मोटे नहीं है उसके बावजूद भी। हाँ, और कुछ लोग हैं 1 रोटी खाते हैं दिन भर की, वो मोटे। फूले फूले बेचारों से सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी जाती। वो मेटाबॉलिज्म का रोल है सारा का सारा, कि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है और एक का मेटाबॉलिज्म पुअर है। किसका अच्छा? जो 4 खाने के बावजूद भी मोटा नहीं हो रहा, उसका अच्छा है। मेटाबॉलिज्म अच्छा है। और जो 1 खाने के बाद भी फूला फूला सा, उसका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल बकवास हो चुका है, बिल्कुल रद्दी हो चुका है। बकवास अच्छे में कोई पैरामीटर है, कोई नंबर होता है? सर इसकी जांच होती है बकायदा। अच्छा। और इसके काफ़ी सारे टेस्ट हैं जिससे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का इतना मेटाबॉलिज्म आ रहा है और इसकी इतनी कैलोरीज इसको चाहिए होती है एक दिन के अंदर। और ये इसको कराना चाहिए रिपोर्ट लोगों को? कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब चीज़ें आपस में जब आप वर्कआउट करते हैं, पानी ठीक से पीते हैं, नींद ठीक से लेते हैं। और ये जो ग्रीन टी की हम बात कर रहे हैं, ये ग्रीन टी के ऊपर इंटरनेशनली बहुत सारी रिसर्च हुई और जिसमें ये पता चला कि ग्रीन टी के अंदर जो कैटेकिन्स हैं, जो फ्लेवोनॉइड्स हैं, ये हमारे फ्री रेडिकल से लड़ के हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करते हैं। अब ग्रीन टी के अंदर क्या है सर, पहले शुरुआत में ना लोग मेरे से जब हम बताते थे, क्योंकि मुझे ना पहले शुरुआत के 1-1.5 साल तक तो मुझे ये नहीं पता था कि भाई क्या ग्रीन टी में कौन सी में क्या होता है क्या नहीं होता। तो लोग मुझसे पूछते थे कि सर हम ग्रीन टी कौन सी पिएं, तो मैं बोल देता था टेटली पी लो, लिप्टन पी लो, या कुछ भी पी लो, मैं नाम ले देता था, जो भी ले लो। मेरे को नहीं, सबके बारे में कैसे बंदा पता करेगा, अभी नहीं पता था, 1-1.5 साल तक मुझे नहीं पता था। तो इतने ज़्यादा कॉल्स आते थे, तो फिर मैं कहता था एक बार पता तो करो ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो सर आप मानोगे चंदन जी, जो ब्रांड्स है ना उनका काम है सिर्फ पैसे कमाना, वो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो ग्रीन टी के अंदर क्या करते हैं, चूरा जो होता है ना, जब इसकी क्या होती है, पत्तियां होती हैं ग्रीन टी की, आपने देखा होगा कभी, आसाम और दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ग्रीन टी हमारे भारत में। और वहाँ पे इसकी पत्तियों को पहले प्लक किया जाता है। उन पत्तियों को, जो ये घर में आप चाय पीते हो ना काले वाली चाय, ये भी ग्रीन टी ही होती है। पहले जो इसका बचपन होता है वो ग्रीन टी होती है। इसको ऑक्सीडेशन से गुजारते हैं और इसका दाना जो होता है ना वो काला काला, वो पत्ती को ही गोल होके वो दाना बन गया ऑक्सीडेशन से। लेकिन ऑक्सीडेशन होने की वजह से इसमें टॉक्सिन्स आ गए, क्योंकि इसके अंदर निकोटीन भी आ गया। ये एक तरीके का नशा होता है, जो चाय बार बार पीते हैं ना, ये नशा होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन में 8-10 चाय पी जाते हैं, वो नशा है उनको ना, क्योंकि उसको निकोटीन मिल रहा है वहाँ से। और लेकिन ग्रीन टी के अंदर ये नशा नहीं होता। ग्रीन टी के अंदर ऑक्सीडेशन से ना गुजरने की वजह से ये बेनिफिट देती है, और वही चीज़ ऑक्सीडेशन से गुजरने की वजह से जहर बन जाती है। चाय पीना अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी। काली चाय भले ही पी लो बिना दूध और चीनी के, वो फिर भी किसी तरीके से माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन वो कड़वी इतनी होती है कि पी नहीं जाएगी आप लोगों से। लेकिन ग्रीन टी जो है वो इतनी कड़वी नहीं होती और फ़ायदा देगी। लेकिन उसमें क्या होता है, वो जो पत्ता होता है ना, ग्रीन टी का जो पत्ता होता है असली, उसी का ही मज़ा है। पत्ता जो होता है उसके अंदर ही सत्व है सारा का सारा, जो आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल से लड़ने का काम करेगा। उसी के अंदर फ्लेवोनॉइड्स सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वो फ्लेवोनॉइड्स मर जाते हैं जब उसको आप काली चाय बनाते हो। तो मैंने जब इसके ऊपर पता किया तो पता चला बड़े बड़े ब्रांड्स जो है ना, जब इसकी जो पत्तियों को काली चाय बनाने के दौरान जो नीचे जो चूरा बच जाता है, वो चूरा होता है कबाड़, मतलब उसमें कोई इतने गुण नहीं होते। तो बड़े बड़े ब्रांड्स जो ये टी बैग बना के बेच रहे हैं उसमें वो चूरा डाल रहे हैं। पत्ती तो आ नहीं पाएगी, पत्ती तो आ ही नहीं सकती उसके अंदर, तो चूरा डाल रहे हैं। या अगर आपको वो भी बनानी भी है ना, मान लो टी बैग भी बनाना है, तो उसमें पत्ती का ही चूरा करो, स्पेशली अलग से किया जाए उसी का चूरा। जो बचा हुआ चूरा होता है वो तो क्या होता है, उसकी जो डंडियाँ वगैरह होती हैं वो सब कचरा इकट्ठा हो जाता है और लोग उसी को पेल रहे हैं मार्केट के अंदर। और इसके ऊपर भी बहुत सारे पैसा कमाने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हायर करके टीवी पे दिखा दिया जाता है। तो हमने फिर इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की और इसके ऊपर निष्कर्ष निकाला कि कैसे क्या किया जाए। तो हमें पता चला कि जितना लंबा पत्ता होगा ग्रीन टी का, उतनी अच्छी क्वालिटी मानी जाएगी। पत्ता लंबा होना चाहिए। दूसरी क्या है इसकी खास बात, इसकी 1 साल में 4 फसलें आती हैं। जो सबसे पहली फसल होती है वो सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, उसके बाद की तो दिखावा होता है। और तीसरी बात क्या है कि जो पहाड़ों में ये उगती है, जितनी ज़्यादा पहाड़ की ऊंचाई होती चली जाएगी उतनी अच्छी क्वालिटी मानी जाएगी। तो अब इन पैरामीटर्स को उन कंपनी के साथ कैसे चेक करें, तो फिर हम घूमते घुमाते पहुँचे दार्जिलिंग के बागानों में। तो वहाँ पे इससे बात कर उससे बात कर, तो पहले शुरुआत में कोई हमें बहुत अच्छे सज्जन पुरुष मिले जो हमें उन्होंने रास्ता दिखाया और हमें उन्होंने कुछ ग्रीन टी दी। तो मैं डरते डरते शुरुआत में पहले सिर्फ 1 किलो के करीब मैं ग्रीन टी उनसे लाया हूँगा।
और वो मैंने लोगों को बोला कि जी ये ग्रीन टी मैं लेकर आया हूँ, आप लोग टेस्ट करके देखो और इसको ट्राई करो। तो जिन लोगों ने वो ग्रीन टी पी उन्होंने कहा ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। देखो ग्रीन टी में ना स्वाद नहीं होता। क्या कुछ लोग कहते हैं, एक ग्रीन टी आती है मार्केट में, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, लोग कहते हैं हम तो वो पीते हैं। वो एक्चुअल में ग्रीन टी नहीं है, वो कहवा है, कहवा। कश्मीरी कहवा को पैक करके उन्होंने कहा हुआ है और लोग समझते हैं कि हम ग्रीन टी पी रहे हैं, बट वो एक्चुअल में ग्रीन टी नहीं है, वो इम्यूनिटी बूस्टर है। जो सर्दियों में आपको वो पियो तो आपकी इम्यूनिटी को तो बूस्ट करने का काम करेगी, बट उसके अंदर वो फ्लेवोनॉइड्स नहीं है जो वेट लॉस के लिए काम करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है, वो कोई ज़रूरी बात नहीं है कि वो टेस्टी भी होगी। तो ग्रीन टी अक्सर टेस्टी शुरुआत में तो नहीं लगती, 3-4 दिन आप उसको पीते हो तो फिर उसका फ्लेवर आपकी ज़बान को अच्छा लगने लग जाता है, फिर आपको अच्छी लगती है और ग्रीन टी पीने के बाद आप सुपर एनर्जेटिक फील करने लगते हो, ऐसा लोगों ने हमें बताया। आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, खाना बहुत अच्छे से पच जाता है। तो इन सब खूबियों के साथ फिर धीरे धीरे करके हमने अपनी ग्रीन टी लॉन्च की। उसमें क्योंकि कानूनी पहलू भी बहुत सारे होते हैं तो उसमें हमें बीच में एक मैन्युफैक्चरर को जोड़ना पड़ा, बट अल्टीमेटली वो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। वहाँ कई बागान की जो भी प्रोडक्शन होती है वो 32 बार के लिए ही होती है। अच्छा। लेकिन आज मैं जिस अवस्था पे हूँ, जिस तरीके का मेरा चैनल है, मैं चाहूँ तो चंदन जी मैं आज उसकी कीमत जो है वो 1000 रुपये एक पैकेट की रख दूँ, लोग खुशी खुशी ले लेंगे, मना नहीं करेंगे, मैं रख सकता हूँ उसकी कीमत। लेकिन हमारी कभी भी इच्छा ये नहीं रही कि हम इस चीज़ से पैसा कमाने का प्रयास करें। हमने प्रयास कभी नहीं किया, आ गया तो जो परमात्मा की मर्जी वो आ गया। हमने उसकी कीमत भी जो है वो 220 रुपये की, अगर उस पर सारे डिस्काउंट वगैरह लगा तो वो 200 रुपये सस्ती पड़ जाती है एक पैकेट जो है उसका। और एक उसमें पैकेट में कितना होता है? 50 कप बनते हैं सर एक पैकेट में, कम से कम मिनिमम 50, ज़्यादा से ज़्यादा 70 भी बन 32 जाते बार हैं। के नाम से ब्रांड है। 32 बार के हर जगह मिलती है वो, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह मिलती है। तो इस वजह से हमें वो ग्रीन टी लॉन्च करनी पड़ी, अन्यथा कोई उसका कारण नहीं था। कि अगर मुझे ये पता हो ना कि फला ब्रांड आके आज मुझे ये एश्योरेंस दे दे कि भाई मैं यही चीज़ जो तुम बोल रहे हो ना यही मैं दे रहा हूँ, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, तो मैं आज इसको बंद करने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं, क्योंकि मेरी तो एफर्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं इसको मैनेज करने में। और आपने कितनी नजाकत से ये बताया कि आप गए हो, रिसर्च की, वो अच्छा लगा, हाँ। कर रहे हो। जी आपने ये नहीं बताया कि आप खुद बागान लगाते हो नहीं, हाँ स्पेशल। हाँ, ठीक ऐसा है। हम नहीं करते हैं, हाँ। ऐसा हम नहीं करते हैं। हम उसमें भी ना बागान, कई बार क्या होता है किसी किसी बागान की फसल खराब भी हो जाती है, उनकी पूरी फसल खराब हो जाती है, तो फिर दूसरा बागान भी ढूंढना पड़ता है कि उसी क्षमता का दूसरा बागान कहाँ से मिलेगा। तो इस सब में बहुत एफर्ट लगता है, मतलब टीम कोई है, एफर्ट है, हाँ इतना रिसर्च है। आसान ये सब भी नहीं है कि बहुत लोग कोशिश करते हैं। मैंने देखा कि कुछ लोग ना हमारे जो मैन्युफैक्चरर, हमें क्योंकि किसी का मदद लेनी पड़ती है साथ में बीच में, तो जिनका हम लाइसेंस वगैरह वहाँ पे लगाते हैं, हमारा अपना लाइसेंस भी है, लेकिन जिनका लाइसेंस हम लगाते हैं वहाँ पे लोग उनको ढूंढ लेते हैं और उनको फ़ोन करके कहते हैं कि भाई हमें ये वाली ग्रीन टी हमें भी बेचनी है। अब वो कहते हैं कि भाई तुम ले लो, चलो कोई कई लोग आए उन्होंने कहा लो ले लो बेचो, नहीं बिकेगी तुम्हारे से भाई। जब तक वहाँ स्वीकार भारद्वाज उसको बता रहा है, लोगों को उसकी खूबी बता रहा है, तो लोग स्वीकार भारद्वाज पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं। ये नहीं है कि तुम वहाँ से आके ले लो। कई लोग आए, कई लोगों ने कोशिश की कि हमारा सब कुछ पैकेजिंग जो हमारी थी ना एज इट इज़ कॉपी करके वो मीशो वगैरह पे लिस्ट की, और वो बेचारे परेशान हैं। उन्होंने इतने सारे एनवेलप भी छपवा लिए, उसके पाउचेस छपवा लिए, वो बिक नहीं रही उनकी, क्योंकि उनको स्वीकार भारद्वाज भी तो लगेगा उनको वहाँ पर जो इसके विषय में समझाएगा। एक्चुअली ये सब्जेक्ट लोगों को ना समझ में नहीं आता। हाँ। और ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, हाँ। इतना इम्पोर्टेंट है कि उनको लगता है कि यार इजी तो है। इसे शार्क टैंक से क्या हो पता है लोगों को ना, ये लगा यार बिजनेस तो कुछ भी तो नहीं है, ऐड करो, मेटा पैसा खर्च करो, सेल आएगी, पहले 3 साल बर्न करना होता है, लॉस में जाएगी, सब कुछ बल्ले बल्ले। अच्छा, इतना ही सीखा उन्होंने। अगर ये बिजनेस है तो ये इतना परत उनको नहीं पता, अब ये वाला परत उनको सीखा है, वही कर रहे हैं। अब जाने के बाद उनको लगता है यार अच्छा ये ऑपरेशनल कॉस्ट है, अच्छा ये खर्च होता है, अच्छा ये क्वालिटी चेक रिक्वायरमेंट है, कस्टमर गाली भी देते हैं। तो इट्स ऑल ना इमोशन, पैशन। आपका प्रोडक्ट नहीं है, इट्स योर पैशन कि आप एक ग्रेटिट्यूड है कि आप कुछ अच्छा लाके आप दे रहे हो उनको, कि भाई मुझे उतना ही कॉस्ट चाहिए। और प्लस अगर कॉस्ट आपको मिलेगा तभी तो आप उनके लिए और फेवरेबल होके काम करेंगे ना। राइट। ये प्रोडक्ट लाएंगे, ये प्रोडक्ट लाएंगे, बिकॉज जब आप डीप रिसर्च में है, ठीक है, और जब आप
परमात्मा को हर बात के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके अपने चैनल पे मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हैं, इतने सारे पॉडकास्ट हैं, और जब आपसे बात हुई है तो आप तो एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योर हैं। मतलब अगर हम इसको थोड़ा हटा दें तो मुझे लगता है कि आप डिजिटल नॉलेज रखते हैं, आप ई कॉमर्स का नॉलेज रखते हैं, आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज है जी, आपको मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज है, आप लॉयर हैं, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज है आप, राइट? इसके लिए मेरे माँ बाप को धन्यवाद करना पड़ेगा। इसमें भी मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, उन्होंने ही किया जो किया। तो ये चीज़ें हमारे परिवार में, क्योंकि पारिवारिक तो, हमारा बिजनेस फैमिली रही है पीछे अच्छा, बिजनेस फैमिली रही है। तो हाँ, मेरे पिताजी भी बिजनेस करते, दादाजी भी बिजनेस करते थे, तो वो हमारे जीन्स में है बिजनेस। तो बिज़नेस मैंने किया, और क्योंकि मेरी ना तार्किक शक्ति अच्छी थी तो मुझे सब लोग कहते थे तू बहस बहुत अच्छी करता है। तो तब आप मैंने कहा भाई फिर मुझे वकालत करनी करनी चाहिए। हाँ। मेरा कई बार ना सरकारी अफसरों से, जब मैं पहले व्यापार करता था केवल, मैं उस समय यूट्यूब नहीं करता था, तो मेरा कई बार कई सरकारी अफसरों से झगड़ा होता था। एक बार मुझे याद है कि एक बार हम लोग, पहले मैंने बताया ना, ये जो आपके पीछे ये पैनल्स लगे हैं ये हम इंपोर्ट करते थे चाइना से। तो जब मैंने जीवन में पहली बार एक कंटेनर मंगाया चाइना से, तो ये खैर 32 बार से इसका लेन देन नहीं, लेकिन बड़ी रोचक कहानी है। जरूरी है, क्योंकि 32 बार तो हो गया, 32 बार के पीछे कौन है, वो साइकोलॉजी क्या है, वो हम जान रहे हैं। तो मैंने जब ये जीवन में पहली बार ये मंगाया ना चाइना से, तो मेरी लाइफ का पहला कंटेनर था इस चीज़ का। उससे पहले हम लोग यहीं इंडिया से लेके ही बेचते थे ये माल ना, लुधियाना से लेते थे और बेच देते थे। तो वो आया कंटेनर, और कंटेनर आने के बाद पोर्ट पे क्या होता है, कस्टम वाले होते हैं, और कस्टम वाले इंपोर्टर को चोरी कहा जाता है। सब कस्टम वाले सोचते हैं कि इंपोर्टर मतलब चोर। हिंदुस्तान में खास तौर पे इंपोर्टर को बिजनेसमैन नहीं, चोर कहा जाता है। उनको ऐसा लगता है कहीं कस्टम की चोरी कर रहे हैं, और वो इस बात का फ़ायदा भी उठाते हैं। अब हमारे काम में कोई चोरी नहीं थी, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा लड़का, और मैं इस तरीके की चीज़ों की तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं था कि ये करना सब कुछ एक नंबर में आया हुआ था, सारे पैसे पक्के में गए हुए थे, सारा माल आया हुआ था, पैकिंग लिस्ट वगैरह सब कुछ था। तो हम इसमें बीच में ना एक CHA होता है, कस्टम हाउस एजेंट जिसको बोलते हैं। तो वो कस्टम हाउस एजेंट मेरे को बोला, कहता है जी वो, मैंने कहा क्या हुआ, इतने दिन हो गए कंटेनर क्लियर क्यों नहीं हो रहा? थोड़े दिनों बाद ना डैमरेज चालू हो जाती है, कुछ दिन फ्री होते हैं, फिर डैमरेज चालू, और डैमरेज भी हज़ारों रुपए मतलब पर डे की होती है। लगभग किसी पोर्ट पे तो 10,000 रुपये एक दिन की लगती है डैमरेज, अगर आप उसको क्लियर नहीं कराते। तो मैंने कहा भाई डैमरेज लग जाएगी, इसको क्लियर कराओ। तो वो बोला, कहता है आपको आना पड़ेगा पोर्ट पे। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा नहीं वो साहब ना, लगता है कुछ खर्चा लगेगा। तो मैंने कहा यार खर्चा तो मैं क्यों करूँगा इसमें, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं खर्चा करूँगा? मैंने जीवन में मैं रिश्वत देने में विश्वास रखता नहीं हूँ। तो मैंने कहा मैं क्यों करूँगा खर्चा? तो अब उसमें पैसा भी अच्छा खासा लगा हुआ था, कंटेनर पूरा कंटेनर का माल था, और जीवन में पहली बार, इतना भी मैं कोई धन्ना सेठ नहीं हूँ कि भाई वो कंटेनर को ही छोड़ दिया जाए। तो हम पोर्ट पे चले गए। तो पोर्ट पे जो अफसर होते हैं ना, वो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते। कोई कस्टम ऑफिसर जो होते हैं ना, अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते। तो उसने, जो ऑफिसर था वहाँ पे, वो उसने डायरेक्ट तो नहीं मुझको कहा, लेकिन उसके CHA के थ्रू बोला कि भाई पैसे लगेंगे, जो भी पैसे उसने बोले। करीब 100 मीटर की दूरी पे वो ऑफिसर खड़ा है, बीच में CHA और इधर मैं हूँ। तो वो CHA मेरे पास चलता हुआ आया और उसने बोला कि एक। मैंने कहा क्या एक? कह रहा है 1 लाख। मैंने कहा किस चीज़ के? कह रहा बस उसने मांगे हैं 1 लाख रुपए। और उस समय वहाँ पे DRI, पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट था उनका, वो टीम भी आई हुई थी वहाँ पे उसी समय। तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं दूंगा पैसा, 1 रुपया भी मैं तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने कोई इसमें चोरी नहीं कर रखी, मैं क्यों पैसा दूं? तो मेरे साथ मेरे बड़े भाई भी थे, उन्होंने मेरे को ना कसम दी कि देख तेरे को मेरी कसम है ना गुस्सा कर। उनको पता है मैं कई बार ना गलत चीज़ों के लिए गुस्सा कर जाता हूँ। देख हमारी मेहनत की कमाई है, तो गुस्सा मत करियो, यहाँ पे ना जो भी है प्यार से निकाल ले काम। तो मेरे बड़े भाई ने कहा, उसको हाथ जोड़ के कहा कि भाई हम आम आदमी हैं, हम नहीं पैसा दे सकते, मान जाए। उसने कहा मैं नहीं वो नहीं मानेगा, और तुम खुद जाके बात कर लो। तो वहाँ हम जैसे जाने लगे ना, वो हमारी तरफ देख के ऐसे हंसने लगा जैसे कोई हमारी कोई हैसियत ही ना हो, बिल्कुल ऐसे हमारे को बड़ा कुछ बेकार सा समझने लगा। तो मेरे
भाई ने कह दिया कि देख इसको कुछ जायज़ सा खर्चा पानी चाहिए तो दे भी देंगे इसको, अगर कोई जायज़ सी बात कहेगा तो दे देंगे, लेकिन 1 लाख बड़ी चीज़ होती है, क्यों मांग रहा है? तो थोड़ी देर तो मैं कंट्रोल किया आपने, लेकिन बात इतनी नाजायज़ थी, मैं सब भूल गया कि कितना पैसा लगा हुआ है हमारा, हाँ, क्या समझ स्टेक पे, मैं सब भूल गया। तो वहाँ पे वो जो था सुपरिटेंडेंट था, तो मैंने उनका हाथ ऐसे, मैंने कहा हाँ क्या हुआ वहाँ पे जाके, और वो मुझे ऐसे गुस्से में बोला, मेरे से क्या बात कर रहा है, उससे जाके पूछ, मेरे को ऐसे बोला। तो सर अब ये तो मैं कैमरा पे हूँ, मैं समझ मैं गया। नहीं बोल सकता। मुझे जीवन में जो गाली आती थी ना, जो भी गाली मुझे आती थी, मैंने उसको पकड़ा और मैंने उसको कहा, अब मैं क्या बोलूँ कैमरा के सामने, मैं कहा तुम इन पैसों से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो और तेरे को यहाँ पे रिश्वत चाहिए, मैं तेरे को आज रिश्वत दे के ही जाऊँगा। और मैंने वहाँ जो पूरा पोर्ट इकट्ठा किया ना सर, उसके बाद वहाँ पे जो कमिश्नर साहब भी वहीं बैठते थे, तो मैं कमिश्नर साहब के ऑफिस में जाके मैं और मेरे बड़े भाई साहब हम ज़मीन पे बैठ गए और हमने वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखी कि आपके सुपरिटेंडेंट ने हमारे से सरेआम 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है, या तो पुलिस को बुलाओ, हम झूठ बोल रहे हैं, हमें अंदर करा दो, और या फिर आज वो अंदर जाना चाहिए। अब वो भागते भागते वो जो सुपरिटेंडेंट था वो आया मेरी तरफ कि भाई तू मेरा छोटा भाई है यार, तू कहाँ नीचे बैठ गया यार, ऊपर आ, फटाफट बैठ, ऊपर बैठ, और ये कर और वो कर। उन्होंने हमारा वो उसी वक्त कंटेनर हमारा रिलीज़ किया, और पाइपलाइन में हमारे 2 कंटेनर और आ रहे थे उसी पोर्ट पे। तो आगे उन्होंने हमें बड़ा परेशान किया, लेकिन फिर अंदर किया का परेशान आगे। बहुत भयंकर परेशान किया। अगले वाले कंटेनर में उन्होंने पोर्ट के बाहर हमारी जैसे वांटेड वाली तस्वीर होती है ना, मेरी और मेरे बड़े भाई साहब की तस्वीर पे गोला लगा के पोर्ट के बाहर वो तस्वीर लगा दी कि ये दोनों बंदे पोर्ट के अंदर नहीं घुसने चाहिए किसी भी हालत में। तो वहाँ पे भी मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा यार हमारा लाखों रुपए का माल अंदर है, किस बिहाफ पे ये कह रहा है कि हम अंदर नहीं घुस सकते? कोई वो दिखाओ, लाइसेंस हमारे पास है, इंपोर्ट लाइसेंस, माल हमारा है, तुम सिद्ध करो कि हमने चोरी की और हमें मारो, गोली मारो, हमें जेल में कर दो, जो हमारे को फांसी लगानी है वो लगाओ, तुम अंदर का कैसे कर सकते हो? तो हमने वहाँ पे भी जब कुछ हल्ला पाया तो उन्होंने कहा अंदर तो जाओ। और वहाँ फिर हमने उनके जो दिल्ली में बैठते थे, वो जॉइंट कमिश्नर बैठते थे, हमने उनको उनकी शिकायत करी और उनकी इंक्वायरी हुई। फिर उस बंदे की यहाँ से जो जिस पोर्ट पे हम माल मंगाते थे वहाँ से उसकी ट्रांसफ़र हुई। वो बहुत माफिया मांग के गया मेरे से कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और ये हुआ वो हुआ। समस्या क्या है, लोग अन्याय के प्रति आवाज़ नहीं उठाते। और खैर वो ज़माना और था जब हम इम्पोर्ट, आज तो मैं नहीं करता उस बात को, भी काफ़ी लंबा समय, लगभग 9 साल हो गए उस बात को। आज के समय में तो आप आवाज़ वैसे भी नहीं उठा सकते, आज तो समय बदल गया। उस समय कुछ और था, उस समय आवाज़ फिर भी लोग उठा लेते थे और सुनवाई भी हो जाती थी। अब वो समय नहीं रहा, तो खैर क्या कर सकते हैं हम। लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो बहुत है। इस बात का 32 बार से कोई लेन देन नहीं, लेकिन आप पूछ रहे थे कि 32 बार से बिल्कुल लेन देन है। इसलिए ये है कि कहते हैं ना बिहाइंड सीन कौन है, किस टाइप की सोच रखने वाला व्यक्ति। जब आप किसी को, आपका लाखों करोड़ों का सामान फंसा है और आप 1 लाख रुपए ना देके सच्चाई की तरफ जा रहे हो, इट मीन्स कि आप जो व्यापार करेंगे उसमें मिलावट नहीं करेंगे। ये साइकोलॉजी है ना, एक फाउंडर की साइकोलॉजी से ही प्रोडक्ट बनता है। टाटा जी क्या थे? इट्स इमोशन। क्या टाटा जी के लिए जो इमोशन है वो किसी और के लिए हो पाया? अंबानीज भी हैं, अडानीज भी हैं, हो पाया कभी? लेकिन टाटा इमोशन है, और इमोशन थे तो इमोशन दिखाया, लोहा बनाया, नमक बनाया, जो दिखाया उसमें देश को प्रायोरिटी रखा। तो फाउंडर पहले माइंडसेट डेवलप हुआ, तब वो प्रोडक्ट बना, तब लोगों ने अप्रिशिएट किया। धंधा सब कर रहे हैं सर, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके क्लियर बता के धंधा कर रहा है, कोई चोरी करके धंधा कर रहा है। अच्छी बात यह है मिलावट ज्यादा है, इसलिए सही लोग भी खो जाते हैं और उनको भी जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। अब मुझे लगता है आपको जिस दिन जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा उस दिन आप धंधा बंद कर दोगे, लेकिन जस्टिफिकेशन नहीं दोगे। क्योंकि क्यों दोगे? हाँ, भाई गलत आदमी जस्टिफिकेशन देता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको चोरी करनी हो वो देगा जस्टिफिकेशन, जिसने चोरी नहीं की वो चोरी क्यों नहीं देगा? किया है तो एक लास्ट सवाल, बीइंग अ बिजनेसमैन, आपने काफी बिजनेसेस किए हैं, कर रहे हैं। एक बिजनेसमैन को अब कौन सा डिपार्टमेंट मैनेज करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, और उसका अपना डे रूटीन क्या होना चाहिए जिससे कि बिजनेस थोड़ा सा बड़ा कर पाए? सर बिजनेसमैन का सबसे बड़ा होना चाहिए कि वो अपनी टीम बहुत अच्छे से बना पाए। अगर आपने टीम अच्छी बना दी तो आप बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे, और अगर टीम आपकी
समझदार नहीं है, और या फिर उसके अंदर लोग ऐसे हैं जो दगाबाज, आपने कुछ लोगों को भर लिया अपनी टीम में जिनके अंदर ना ऐसा स्वभाव है, कल्चर ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी टीम मेंबर अगर ये समझता हो ना कि ये मेरा काम है, मालिक का नहीं है, मेरा काम है, मैं ही मालिक हूँ एक तरीके से, जब ऐसे कल्चर आप डेवलप करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन तो तरक्की करती है। उसके बाद आपको पिरामिड बनाना आना चाहिए कि किसको डेलीगेट करना है। अगर सारे काम आप खुद करोगे तो भी नहीं आगे जा सकते, आपको हर काम किसी न किसी को डेलीगेट करना है। जितना ज़्यादा डेलीगेट करके आप फ्री हो जाओगे उतना ज़्यादा व्यापार में तरक्की करोगे। तो यही सब चीज़ों का ध्यान बिज़नेस में रखना चाहिए, और जो नई चीज़ें हों कोशिश करनी चाहिए, नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करें, अपनी चीज़ों को अपडेट करें। जितना ज़्यादा अपडेट करते जाएंगे चीज़ों को उतने ज़्यादा बेटर आप बनते चले जाएंगे। अगर हम वही चीज़ सालों साल चला रहे हैं, सेम, कुछ बदलाव नहीं है उसमें। देखो फेसबुक आज से 10 साल पहले जैसा था आज वो नहीं है। फेसबुक के अंदर मेरे ख्याल 1000 से भी ज़्यादा अपडेट्स आए होंगे 10 सालों के अंदर। तो वो इतने सारे अपडेट्स के बाद वो बेटर से बेटर। एक समय था जब आप व्हाट्सएप पे कितने भी लोगों को मैसेज भेज सकते थे, आज व्हाट्सएप पे 5 से ज़्यादा लोगों को आप मैसेज फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हो। भेजने की तो बात बहुत अलग है, फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ही अपडेट कर करके आप हर जगह फोकस रहे कस्टमर के ऊपर, कि जो मेरा कस्टमर है ना अंततः वो कभी भी उसका अनादर ना हो। कस्टमर ने चाहे 1 रुपया दिया हो चाहे 1 लाख रुपया दिया हो, सबको समान समझो। ये मत सोचो कि इसने ये बड़ा टिकट साइज़ वाला कस्टमर है तो इसको तो अच्छे से अटेंड कर लूँ, और ये इसका 1 रुपया, दोनों का समान आदर होना चाहिए। और वो बड़ा सेटिस्फाइड महसूस करे उसका। आपको अगर कस्टमर से माफ़ी मांगनी पड़े तो ज़रूर माफ़ी मांगो अगर आपसे कोई गलती हुई है तो। उसके लिए कभी मैंने देखा बहुत सारे कंपनीज आजकल ऐसा एटीट्यूड रखने लगी हैं, वो आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कस्टमर से ना। कस्टमर कहता है भाई मेरा आपकी वजह से ये नुकसान हो गया, तो वो बहस करने लगते हैं उससे कि भाई तुम्हारी गलती थी, तुमने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया। वो लोग बड़े ही अच्छे हैं जो सबसे पहले सामने वाले के दर्द को समझते हैं। अब मैंने ये चीज़ अमेज़ॉन में देखी है। अमेज़ॉन वाले, जैसे अभी कल मैंने कोई चेयर ऑर्डर की थी वहाँ से, तो वो चेयर की क्वालिटी बहुत घटिया क्वालिटी आ गई मेरे पास। अब उसमें अमेज़ॉन की पर्सनली तो गलती नहीं है, गलती उस सेलर की है जिसने मुझे वो चेयर भेजी। लेकिन वहाँ पे जिस एजेंट ने मुझसे बात की फ़ोन पे रिटर्न बुक कराते समय, उसने मुझे ऐसे फ़ील कराया जैसे वो सच में वो मेरे दुख को समझ पा रहा है। और जब आप कस्टमर के दुख को समझ जाओगे ना, तो वो आपका जीवन भर के लिए बहुत अच्छे से बन सोचिए ना, उस चेयर की वजह से आप आज अमेज़न के एडवोकेट हो गए। हाँ, एडवोकेसी कर रहे हो ना आप। जी 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 जी। और जो फीलिंग अमेज़न को लेके पहले थी, हाँ, अब और मजबूत हो गई होगी। और मजबूत हो गई। तो ये तो लाइव एग्जाम्पल है। और बिल्कुल। डैम, मतलब मैं खुद बिलीवर हूँ सर हम्म, इन सब चीज़ों का। अब आपको पॉडकास्ट ये भी करना चाहिए कि 32 बार का यूज़ करके कैसे अपने बिजनेस की ग्रोथ और प्रॉफिट को बढ़ाएं। क्योंकि जब आप फिट रहेंगे, जी जी जब मेंटल फिट रहेंगे, जी एनर्जी रहेगी, जी। तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका मैनेजमेंट स्किल बनेगा, जी। आप चिड़चिड़े नहीं रहोगे, आप कूल रहोगे, और वो सब कुछ प्रॉफिट काम करेगा आपके लिए, आपके टीम के लिए। जी। आप अनफिट रहोगे, न टाइम होगा, न शेड्यूल होगा, चिड़चिड़ापन होगा। ठीक है, जी। तो ये तो 360 हर जगह। नेक्स्ट पॉडकास्ट हम बिजनेस पे करेंगे। और बहुत बहुत अच्छा सर। एक सवाल जी। लास्ट में बीच में पूछने वाला था, हाँ। स्मार्ट होना अच्छा है या सम टाइम वो दिक्कत कर जाता है? स्मार्ट इन द सेंस कैसे कहेंगे सर? स्मार्ट देखने में स्मार्ट कह रहे हैं? देखने में स्मार्ट। देखने में स्मार्ट सर, इंसान को मेरे अपनी धारणा ये है कि कुछ बनने का प्रयास ना करे। जो क्योंकि बाबा नानक की एक बात मैं बहुत सारी पॉडकास्ट में कहता हूँ, बाबा नानक की एक बात है, वो कहते हैं कि थापया ना जाए कीता ना होई। सत्य जो होता है ना, सत्य, वो सत्य के ऊपर बोलते थे कि थापया ना जाए कीता ना होई, आपो आप निरंजन सोही। जो सत्य है ना उसको थापा नहीं जा सकता, ऊपर से किसी के ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। कीता ना होई, करने से नहीं होगा। आपो आप, अपने आप, निरंजन सोही, निरंजन हो जाएगा। तो जो इंसान है ना उसको बनने का प्रयास थोड़ा ही करना पड़ेगा। वो ये थोड़े है कि भाई मैं ये कुछ बनने का। जब किसी का तेज जागता है ना, तो महाकवि तुलसीदास जो हैं वो एक समय ऐसे था, उसी डाल को काट रहे थे जिस डाल पे वो बैठे थे।
उनको उस समय बेवकूफ़ कहा गया था, लेकिन वो आने वाले वक्त में वही व्यक्ति महाकवि कालिदास बना, महाकवि। आज तक उनके समान कवि कोई आया नहीं है। तो जब व्यक्ति की जाग उठती है ना, तो वो अपने आप में इतना तेजवान हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत बहुत देखने में काले हैं उनके, लेकिन वो इतने ज़्यादा तेजवान है, उनके चेहरे पे इतना तेज है कि उनकी स्मार्टनेस वहाँ उनके तेज से झलकती है। तो अपने आप की डेवलपमेंट करें। जब आपके विचार अच्छे होते चले जाएंगे ना, और आपकी वाणी अच्छी होती चली जाएगी, आपकी स्मार्टनेस अपने आप सामने आ जाएगी। तो कभी भी किस उधार ज्ञान, उधार की चीज़ें, कुछ लोग क्या करते हैं, मेकअप करेंगे बहुत अच्छा सा, अपने आप को सजने संवरने में बहुत ज़्यादा, लेकिन एक मेकअप होता है क्वालिटीज़ का मेकअप। जब आप अपनी क्वालिटीज़ इतनी अच्छी कर लोगे तो आप कैसे भी दिखते हो, गोरे दिखते हो, काले दिखते हो, मोटे दिखते हो, पतले दिखते हो, आप बड़े तेजवान दिखाई दोगे। असली स्मार्टनेस वो है मेरी नज़रों में, वो होना चाहिए इंसान को। वैसी स्मार्टनेस नहीं चाहिए किसी को भी, ना होना चाहिए कि आपने ऊपर से लिपस्टिक, नेल पॉलिश लगा के एकदम सजे धजे से, आप वो भी करो, लेकिन वो अपने आप ही आ जाएगा, आपको अपने आप एक समझ में आ जाएगा। आज दीपिका पादुकोण जो है वो वाली नेल पॉलिश वगैरह वो सब नहीं लगाती, उसको शायद वो पसंद भी नहीं आएगा। आज वो उस जगह पहुंच गई कि उसे पता है कि फैशन होता क्या है, उसे समझ आ गया फैशन क्या, दिखावे के लिए नहीं कर रही, उसे पता है ये चीज़ ज़रूरी है, यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है। तो आप उस अवस्था में पहुंचो, वो अवस्था को प्राप्त करो। हर एक अवस्था है, फेज है, और तब तक जब आप पहुंचते हो और एक टाइम पे आप पैसों के लिए हंग्री रहते हो, जब आपको समझ में आ जाता है कि पैसा कहाँ कहाँ कितना इम्पोर्टेंट है, तो आपकी समझ डेवलप हो जाती है, फिर आपके विचार डेवलप हो जाते हैं। तो आपके साथ तो ये होता है कि किसी मुद्दे पे बात हो सकती है। मुझे लगता है कि अध्यात्म पे बात आपसे नेक्स्ट टाइम करेंगे। अध्यात्म पे बहुत अच्छा गहन चिंतन आपका, क्योंकि 32 बार एक तो एक लास्ट लेयर है, उसके पीछे कई लेयर है, तब जाके 32 बार आया है। तो आप तो 360 वो डेप्थ है, क्योंकि जब आप ऐसी पर्सनालिटी होते हो तो आप समाज से सीख रहे होते हो, हर दिन सीख रहे होते हो, और किताबें, बुक और वीडियोस तो बहुत सीखते हैं। तो डिफरेंट फील्ड में ज्ञान रखना, बात करना, तो वो आप में है सर। बड़ा अच्छा लगा मुझे बातचीत करके। धन्यवाद सर। और मैं बिल्कुल उम्मीद करूँगा कि 20 साल 30 साल बाद भी आप ऐसे ही फिट रहें और देश को जगाते रहें सेहत को लेके। और जिस सरलता से आप बताते हैं, मुझे लगता है जो बताएंगे उसमें आपका स्वार्थ कहीं नहीं होगा जी, और किसी कोई खर्च नहीं होगा जी। क्लैरिटी होगी, विजिबिलिटी होगी, तब वो कर पाएंगे। सर वो जैसे 3 इडियट्स में कहा ना कि सफलता के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस, सफलता झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो ऐसे ही मैं भी जीवन में ये चीज़ें मानता हूँ कि हम अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे ना, पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट। आप सर केवल बैठे बैठे पानी पीने की कला को ही सीख जाओगे ना, हम पानी पीने की भी कला सिखाते हैं वैसे। अच्छा, बता दीजिए सर। वैसे जो लोग देख रहे हैं ना हमें, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग क्या करते हैं, पानी पीने का तरीका भी बहुत गलत है। वो ऐसे बोतल को ऊपर लटकाएंगे और गट गट करके बहुत सारी पी जाएंगे। पानी पीने से भी वजन कम होता है। जैसे खाना धीरे चबा के खाना ना, हम क्या बोलते हैं, अब ये तो ग्लास नहीं है, ये बाई चांस बॉटल है, लेकिन मैं समझाता हूँ। एक तो पीछे वाले दांत आपस में मिले होने चाहिए, वो दांत खुले ना हो, पीछे वाले दांत आपस में मिले हो और मुंह बंद हो हमारा, और धीरे धीरे जैसे चिड़िया पीती है, आराम आराम से पानी अंदर जाए। इस तरीके से मैं एक बार पी के दिखाता हूँ। अभी क्योंकि ये बॉटल है, इसमें ठीक से ना वो नहीं बन रहा, लेकिन अभी जितना पानी था लगभग उससे कुछ घूंट ही कम हुआ होगा। पानी इंसान को ऑलवेज इसी तरीके से पीना चाहिए। एक ग्लास पानी को पीने में आपको कम से कम 10 मिनट तो लगने ही चाहिए। एक ग्लास पानी को पीने में आप अपने पास एक बॉटल ऑल द टाइम रखो, जब मौका मिले पानी के कुछ घूंट आपके अंदर जाए, और वो भी धीरे धीरे जाए।
बहुत धीरे धीरे, क्योंकि ऐसे धीरे जाने से ही हमारा जो सलाइवा मिक्स होता है ना पानी के अंदर, वो चमत्कार करता है शरीर के अंदर, बड़े बड़े चमत्कार। ये पानी नहीं, फिर ये अमृत बन जाता है, यही पानी अमृत बन जाता है जब इसको फिर चाहे हम 1 लीटर पी रहे हैं, 2 लीटर पी रहे हैं, मैटर नहीं करता। पानी वैसे कायदे से 3 लीटर पीना चाहिए। और एक और बात क्या, मैंने जैसे अभी कहा ना कि आप एक्सीलेंस के पीछे जाओ, सक्सेस तो झक मार के आएगी, ऐसे ही आप केवल पानी पीने पे ध्यान रखो, आप केवल 32 बार करने पे ध्यान रखो, आपको 3 लीटर से भी ज्यादा प्यास लगेगी, प्यास लगेगी तो पीना, वैसे क्यों पियोगे? ये बंद रहे, हाँ, ये भी मतलब बंद रहे, मुंह बंद रहेगा, जितना मुंह बंद रहेगा ना आपस में मतलब जो टीथ है वो, हाँ, वो आपस में चिपके हों, और होंठ भी बंद हो, आराम आराम से लटका के कभी नहीं पीना पानी, तेजी से कभी नहीं पीना। अगर तेजी से पियोगे तो वो आपको नुकसान देगा पानी, वो आपको कभी प्यासे होते हो, आप सुबह उठते हो और तो फिर भी सर रोक थोड़ा रहे हैं पीने से, जल्दी पीने से थोड़ा प्यास, क्वालिटी के तरीके से पीने से प्यास जाती है, हम रोक थोड़े रहे, पी लो ना, आपको जितनी भी प्यास है पी लो, लेकिन धीरे पियो। आपको ये गटक गटक तो आए दिखे ना आपके यहाँ से, ये आराम से जा रहा है नीचे, तो ये होना चाहिए। पानी भी आराम से पीना है, खाना भी आराम से खाना, आराम से, जीवन बड़ा शांतमय होना चाहिए, धीरे धीरे, सरल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर दिस टाइम, और आपने स्पेशल टाइम दिया, स्पेशल कंटेंट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। बाकी आपको पॉडकास्ट कैसा लगा आप लोग बताना ज़रूर, लिखना, और जो बेस्ट पार्ट लगा है उसको ज़रूर लिखना। और सर एक एकेडमी है तो ये भी लिखना कि नेक्स्ट टाइम, देखिए 4 हमारे पिलर्स हैं लाइफ जो हम जीते हैं, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल। आज हम फिजिकल पे बात की है, बट फिजिकल बनता है हमारे स्पिरिचुअल से, ठीक है, हमारे मेंटल से, तो स्पिरिचुअल और मेंटल रह गया है, फाइनेंशियल ऑटोमेटिक बनता है। तो जो पॉडकास्ट आप पार्ट 2 करेंगे, स्पिरिचुअल या मेंटल, उस पे कर लेंगे, और अगर सर बताएंगे तो आपको पता है उसी सहजता और सरलता से बताएंगे जो कि कोई भी व्यक्ति पढ़ा हो ना पढ़ा हो समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।